अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, क्या हाल है? और आप सब ठीक ठाक होंगे होप सो, और अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान से और खुशहाल रह रहे होंगे। और मैं आई हूँ आपके साथ एक बहुत प्यारे नावल के साथ, और होप सो आपको नावल अच्छा लगेगा। नावल स्टार्ट करने से पहले कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपलोड होने वाला नावल आपको बआसानी मिल सके। और जिसने भी नावल का नाम और राइटर का नाम देखना है वो ये पूरी वीडियो स्किप करके एंड पे उसका नाम देख सकता है। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। ब्लैक जीन्स के साथ कुर्ता, हाई टेल और कानों में लंबे लंबे इयरिंग पहने, हाथों में हाई हील्स का जोड़ा उठाए वो तेज़ी से जीने उतर रही थी जब इसे सदफ़ ने रोका। नाज़ली, कहाँ जा रही हो? सदफ़ अपनी गोद में अपनी 6 माह की बेटी मिनाल, जिसे वो प्यार से मानो कहती थी, उठाए नाज़ली से पूछने लगी, सदफ़ तुम भूल रही हो आज मेरी बर्थडे है? ज़ाहिर है फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। नाज़ली अब जीने उतर चुकी थी, जल्दी में सोफ़े पर बैठकर हील पहनते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, ध्यान से जाना, और हाँ मम्मी से बात कर लेना, इनका फिर से फ़ोन आया था, तुम सो रही थी। सदफ़ ने नाज़ली से कहा, लेकिन नाज़ली इसकी बात सुने बगैर ही चली गई। काश नाज़ली ये कभी सच हो पाता। आहद अपने बिस्तर पर बैठा लेटा हुआ, इसका फ़ोन इसके हाथ में था और स्क्रीन पर नाज़ली और आहद की कल रात की ली गई सेल्फी देख रहा था। बर्थडे पार्टी ज़्यादा ग्रैंड नहीं थी, बस चंद दोस्त ही थे। आहद ने स्क्रीन को दाएं तरफ किया तो नाज़ली की एक और तस्वीर पर नज़र चुरा ली। ये भी कल रात की ही थी। इस तस्वीर में नाज़ली केक काट रही थी। आहद एक के बाद एक तस्वीर देखता रहा और हर तस्वीर पर इसे वो पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। टैक्सी एक खूबसूरत गार्डन के पास सामने रुकी तो नाज़ली बाहर निकल आई और गार्डन में दाखिल हो गई। इस गार्डन की दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था और ये गार्डन इसी का था। ज़रयून, नाज़ली के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ आई। नाज़ली के पुकारने पर ज़रयून मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और नाज़ली को गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे, ज़रयून ने मुस्कुराते हुए नाज़ली को खुद से अलग करते हुए विश किया। थैंक्स, नाज़ली ने नरमी से जवाब दिया और दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए और वो गार्डन की तरफ लगे एक टेबल पर बैठ गए। तो कैसा रहा दिन? ज़रयून ने पूछा। बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नाज़ली ने खफगी का इजहार किया। क्या हो गया नाज़ली, बताओ मुझे, ज़रयून ने पूछा और नाज़ली के बोलने से पहले ज़रयून ने ऑर्डर नोट करवा दिया। तुमने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया कल? ये देखो मेरा ये ड्रेस कितना प्यारा है। आहद ने गिफ्ट दिया, सब ने गिफ्ट दिया और एक तुम हो। मेरी हैप्पी बर्थडे नाज़ली। नाज़ली मुंह बनाते हुए बोली, कम ऑन नाज़ली, तुम्हें अच्छी तरह पता मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ ज्वेलर की शॉप पे चलना, फिर तुम्हें जो पसंद आए वो ले लेना। ज़रयून ने मुस्कुराते इस मुश्किल का हल पेश किया। क्या सच में तुम मेरे साथ जाओगे? नाज़ली को यकीन नहीं हो रहा था। ज़रयून और नाज़ली पिछले 1 साल से एक साथ थे और इस दौरान कभी भी ज़रयून ने नाज़ली को गिफ्ट नहीं दिया। हाँ सच में, ज़रयून ने कहा तो, ये इतना मुश्किल नाम है ज़रयून ने कहा तो नाज़ली का चेहरा खुशी से खिल उठा। नाज़ली और ज़रयून डिनर में बिजी थे जब ज़रयून को कॉल आई। फ़ोन कान से लगाए वो गार्डन में निकल गया। ज़रयून के तासुरात देखकर नाज़ली को तशवीश होने लगी। बिल वो ऑलरेडी पे कर चुके थे। नाज़ली ने अपना फ़ोन उठाया और ज़रयून के पास चली गई। क्या हुआ ज़रयून, कोई परेशानी है क्या? नाज़ली ने पूछा। नहीं कोई परेशानी नहीं है, चलो आओ थोड़ी वॉक करते हैं, ज़रयून ने कहा और नाज़ली का हाथ थाम कर चलने लगे। नाज़ली नज़र नहीं आ रही। फवाद ने एलईडी की स्क्रीन ऑफ करते हुए पूछा। किसी फ्रेंड के साथ डिनर प्लान था, इसका सदफ़ ने बताया। फवाद, आहद और ज़रयून कॉलेज फ्रेंड्स थे। आहद और ज़रयून एक दूसरे को स्कूल लाइफ से जानते थे। कॉलेज में इनकी दोस्ती फवाद से हो गई थी। फवाद और सदफ़ कॉलेज में ही थे। फवाद का लास्ट ईयर था जब इन दोनों की मंगनी हो गई। इनकी मंगनी 3 साल तक रही, जिसकी वजह से सदफ़ की भी ज़रयून और आहद से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। पढ़ाई मुकम्मल होते ही फवाद और सदफ़ की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। सदफ़ की छोटी बहन यानी नाज़ली, जो अब पेशे के अतबार से वकील है, आहद और ज़रयून इसी शादी में नाज़ली से मिले थे। आहद और फवाद को अच्छी जॉब मिल चुकी थी, जबकि ज़रयून का अपना बिजनेस था। नाज़ली का एक बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क मुकीम था और इनकी माँ भी वहीं थी। बाप का इंतकाल हो चुका था। नाज़ली अपनी पढ़ाई की वजह से यहाँ रुक गई थी और अब सदफ़ के साथ ही रहती थी। फवाद, आहद और ज़रयून तीनों एक ही सोसाइटी में एक ही फ्लोर पर रहते थे। आहद नाज़ली को पसंद करने लगा था। अपनी दिल की बात नाज़ली से कहने का सोच ही रहा था जब उसने नाज़ली को ज़रयून के साथ देख लिया। नाज़ली और ज़रयून एक दूसरे में दिलचस्पी रखते थे। अब ये बात सबको मालूम थी। आज आकर भी खुद को रोक ना पाया। वो अभी नाज़ली को चाहता था, हर तरह से इसका ख्याल रखता था। ज़रयून, तुम्हारी मदर बीमार है, तुम्हें बुला रही है, तो तुम चले जाओ ना। नाज़ली ने कहा, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता। अजीब सा डर है। जब बस ज़रयून और नाज़ली चलते हुए अपनी कार के पास पहुँच चुके थे। अब ज़रयून ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन ध्यान अभी भी कहीं और था। ज़रयून, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी तुम इतने सालों से घर नहीं गए, अब तो तुम्हारी मदर भी तुम्हें बुला रही हैं। नाज़ली ने ज़रयून के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए इसे एतमाद में दिलाया।
एतमाद दिलाया। ठीक है, लेकिन मैं अगले ही हफ्ते वापस आ जाऊँगा। ज़रयून ने अपने घर जाने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन शाम को ज़रयून अपने घर जाने के लिए तैयार था जब सब इसे मिलने आ गए। ज़रयून अपनी मदर को हम सबका सलाम देना सदफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, ज़रयून ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। आहाद ने ज़रयून का बैग उठाते हुए पेशकश की तो सब हंस पड़े। माँ से मिलने जा रही है जंग लड़ने, फवाद ने कहा तो सब फिर से हंस पड़े। तुम लोग चलो, मैं डोर लॉक करके आता हूँ, ज़रयून ने कहा तो तीनों चले गए, जबकि नाज़ली अभी भी वहीं थी। नाज़ली प्लीज़ उदास मत हो, ज़रयून ने कहा तो नाज़ली ज़रयून के साथ लग गई। मैं तुम्हें मिस करूँगी, नाज़ली ने कहा। अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ और तुम अभी से मिस करने लगी। ज़रयून ने शिकायती नज़रों से देखा और फिर मुस्कुराने लगा। चलो सब वेट कर रहे होंगे, ज़रयून ने कहा और डोर लॉक करने लगा। मेरी सास को मेरा भी सलाम देना, नाज़ली ने पार्किंग एरिया में दाखिल होते शरारती लहजे में ज़रयून से कहा तो ज़रयून हंसने लगा और सबसे मिलकर चला गया। बीबी जी उठ जाएं, बीबी जी देखें कितना वक्त हो गया। बीबी जी ज़रयून साहब आ रहे हैं। बस ये सुनना ही था कि इसने झट से आंखें खोली। क्या कहा शब्बो, तूने ज़रूर आ रहा है? आंखों में खुशी की चमक लिए वो पूछने लगी और उठकर बैठ गई। वाह जाना बीबी वाह, एक मैं हूँ जो सुबह से आपको जगा रही हूँ, लेकिन मजाला है जो आप उठी और ज़रूर साहब का नाम सुनते ही नींद उड़ गई। शब्बो लहजे में खफगी लिए बोली, लेकिन आखिर में इसका लहजा शरारती हो गया। हाँ तो और सुन, यह सिर्फ मुझे उठाने के लिए बोला ना। जा शब्बो, मैं नहीं बोलती। जाना खफा हुई और मुंह फेर लिया। जाना बीबी, भला इस बात पर आपसे मजाक कर सकती हूँ क्या? शब्बो ने कमर पर हाथ रखते हुए जाना से पूछा। जाना का बुझा हुआ चेहरा एक बार फिर से खिल उठा। यानी शब्बो ज़रूर सच में आ रहा है? जाना ने अपनी जाना को अपनी समात पर यकीन है। हाँ जाना बीबी, ज़रूर साहब सच में आ रहे हैं और बेगम साहिबा बता रही थी कि वो अब तक तो गांव पहुंचने वाले होंगे। शब्बो ने जाना की मालूमात में मजीद इजाफा किया। हाय रे शब्बो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं कपड़े कौन से पहनूंगी, पता नहीं अब क्या बनेगा मेरा। जाना जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी और कपड़े निकालने लगी। एक जोड़ा निकालती, इसे देखती और फिर फेंक देती। बस बीबी जी, आपके कपड़े मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, सब रेडी है, आप बस तैयार हो जाए। अम्मा जी आपका पूछ रही थी। शब्बो ने जाना को दोनों कंधों से थामते हुए बताया और कमरे से चली गई। पंजाब के एक नवाही गांव में ये गाड़ी दाखिल हो चुकी थी। कच्ची पक्की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई अपनी मंजिल यानी सिकंदर हयात की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही गाड़ी हवेली के बाहर रुकी तो चौकीदार ने फौरन सलाम किया। गेट खोला गया। गाड़ी को गेट के अंदर छोड़कर वो हवेली में दाखिल हो गया। मुलाजिम इसे देखकर सलाम करते, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करता आगे बढ़ता जा रहा था। सुनो अम्मी, कहा एक मुलाजमा को आवाज़ दी तो पहले ही तो वो सहम गई, लेकिन फिर बताने लगी। साहब जी, वो अम्मा जी के कमरे में है। मुलाजमा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया तो वह इस बात में सर हिलाता हुआ चल पड़ा। शब्बो, मैं कैसी लग रही हूँ? जाना ने आंखों में सुरमा डालते हुए पूछा। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अब बस आप जाएं। शब्बो ने चीज़ें समेटते हुए कहा तो जाना मुस्कुराती हुई खड़ी होगी। भागती हुई जीने उतरने लगी। अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ी तो किसी से टकरा कर गिर गई। साथ ही इन दोनों पर गुलाब की पत्तियों की बारिश हो गई। जाना ने खफगी भरी नजरें अपने सामने वजूद पर डाली तो खफगी की जगह खुशी ने ले ली। ज़रूर जाना ने इसे बेसाख्ता पुकारा, जबकि ज़रूर इसे नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा और अम्मा जी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम माँ, सदके आ गया। मेरा बेटा गुलनाज बेगम अम्मा जी के साथ बेड पर बैठी थी, जबकि अम्मा जी लेटी हुई थी। इकलौते बेटे को देखते ही खुशी से बाहें फैला दी। अम्मा जी भी खुश थी। सलाम अम्मा जी। माँ से मिलकर अम्मा जी दादी के आगे सर झुका दिया। जा मेरा पुत्र, थोड़ा आराम कर ले, थक गया होगा। अम्मा जी ने सर पर प्यार और पेशानी पे बोसा देते हुए कहा। शब्बो, देखा तूने कितना ताकतवर हो गया, मैं तो गिर ही गई थी। जाना अपने कमरे में वापस आते ही शुरू हो गए। हाँ जी देखा था। मुझे ये बताएं, चोट तो नहीं लगी? शब्बो फिक्रमंद हुई। वैसे बीबी जी, गुलाब की पत्तियां कैसी लगी? जाना के नफी में सर हिलाने पर शब्बू ने अपने कारनामे के बारे में पूछा। एक मिनट शब्बो, ये पत्तियां तूने फेंकी थी? जाना ने घूरते हुए पूछा। हाँ बीबी जी, अम्मा जी ने मंगवाई थी। वो खाली बनवाने के लिए सोचा अम्मा जी को एक थाल दिखा आती हूँ, लेकिन आप जिस तेजी से भाग रही थी मुझे लगा आप दोनों टकराएंगे तो ज़रूर साहब आपको संभालेंगे, तभी फ़ौरन पत्तियां निछावर कर दी। अब मुझे थोड़ी पता था कि आप गिर जाएंगी। शब्बो खुशी खुशी तफसील बताने लगी और आखिर में जाना से खफा हुई जैसे ही वो जानबूझकर गिरी हो और शब्बो का सारा मज़ा ख़राब कर दिया हो। शब्बो, ये ज़रूर अभी कहाँ है? जाना ने शब्बो की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए पूछती हूँ किसी से, वैसे आपकी पूछें? शब्बो ने आबरू उचकाते हुए पूछा। जाना ने शब्बो को घूरा तो कानों को हाथ लगाती वो कमरे से भाग गई। शब्बो के जाते ही जाना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फ्रेश होकर लेट गई। जाना को बार बार खुद का गिरना याद आ रहा था। मुबारक हो जाना सिकंदर, तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। जाना ने एक अदा से खुद को मुखातिब करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी। ज़रूर नहीं आया? अम्मा जी ने नाश्ते के दौरान पूछा। नहीं अम्मा जी, शायद सो रहा है, थक गया होगा। सफ़र भी तो कितना लंबा था। गुलनाज बेगम ने बेटे की हिमायत की तो अम्मा जी मुस्कुरा दी। शब्बो, थोड़ी देर तक ज़रूर के कमरे में नाश्ता पहुंचा देना। गुलनाज बेगम ने शब्बो को ताकीद की तो शब्बो ने इस बात में सर हिला दिया। गुड मॉर्निंग। अहद अपने अपार्टमेंट से निकला तो इसकी नाज़ली से मुलाकात
हो गई गुड मॉर्निंग, ऑफिस जा रहे हो? नाज़ली ने पूछा और दोनों लिफ्ट तक आ गए। हाँ तुम आज लेट नहीं हो गया? आहद ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ यार एक केस स्टडी कर रही थी तो आँख नहीं खुली, नाज़ली ने बताया और वो दोनों बातें करते हुए पार्किंग तक आ गए। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, आहद ने कहा और ड्राइविंग सीट संभाली। ड्रॉप तो तुम कर दोगे, वापस कैसे आऊँगी? नाज़ली फ्रंट सीट संभालते हुए पूछ रही। खादिम हाजिर है जनाब, आहद ने एक हाथ सीने पर रखा और सर झुकाते हुए कहा। आहद के इस अंदाज पर नाज़ली हंसने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस बस ज़रूर ने गुस्सा किस बात का है? नाश्ता लाई थी तुम्हारे लिए, जाना ने कहा और एक तरफ बड़ी मेज़ पर प्लेटर रख दिया। ठीक है शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से, स्पॉट लहजे में कहा गया। जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, जाना ने प्यार भरे लहजे में कहा तो वो घूर कर रह गया। बाकी बातें बाद में करूँगी, पहले एक बात तो बता, ये शहर में सारे उल्टी शर्ट ही पहनते हैं यार, या वैसे ही आजकल नया फैशन आया है? जाना ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते पूछा तो वो अपनी शर्ट को देखने लगा जो उसने उल्टी पहन रखी थी। ऊपर से जाना की तपा देने वाली मुस्कुराहट। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, ना नाम तक नहीं लेना आता। और गुस्से में लाल हो रहा था। जब कुछ ना बन सका तो जो मुंह में आया बोल दिया। जाना आगे बढ़ी, उससे सिर्फ एक कदम के फासले पर रुक गया। आता है मुझे तेरा नाम लेना, ज़रयून हयात। जाना ने ज़रयून के नाम पर जोर देते हुए इसका नाम लिया और कमरे से जाने लगे। जब ज़रयून की आवाज़ पर कदम रुक गए। तुम चाहती क्या हो? ज़रयून को जाना का रवैया अजीब लग रहा था। तुझे चाहती हूँ, जाना ने मोहब्बत से कहा और चली गई। ज़रयून बुत बना इसे जाता देखता रहा। सॉरी ज़्यादा ही लेट हो गई, नाज़ली कोर्ट से निकलते हुए आहद से माजरत करने लगी। इट्स ओके, चलो आओ तुम्हें आइसक्रीम पिलाऊं फिर घर चलेंगे, आहद ने कहा तो नाज़ली ने फ़ौरन हामी भर लिया। आइसक्रीम पार्लर पहुंचती नाज़ली को सदफ की कॉल आ गई। आहद तुम लेकर आओ, मैं इसकी सुन लूँ, नाज़ली ने कहा तो आहद अस्माद में सर हिलाता हुआ चला गया। क्या हुआ, मुंह क्यों बना लिया? आहद ने आइसक्रीम का कप नाज़ली को थमाते हुए पूछा। दोनों किसी डिनर पर जा रहे हैं, नाज़ली ने बताया और कार में आकर बैठ गई। बस इतनी सी बात, चलो हम भी डिनर पर चलते हैं, घर जाकर मैंने भी बोर ही होना है, आहद ने कहा तो नाज़ली ने इस बात में सर हिला दिया। चौधरी बख्श के दो बेटे थे, हाशिम और हशमत। हाशिम का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम करामत है, हशमत के दो बेटे थे, सिकंदर और हयात। जब बच्चे बड़े हो गए तो जायदाद को तकसीम करने का फैसला किया गया। चौधरी बख्श की इस गांव में दो हवेलियां थी, एक हवेली हाशिम को दे दी गई जबकि दूसरी आबाई हवेली को हशमत को। सिकंदर, हयात और करामत तीनों की सिकंदर, हयात और करामत तीनों की शादी हो गई। जब तक हाशिम और हशमत जिंदा रहे तब तक सुकून था। इनके मरते ही करामत ने नाइंसाफ़ी का रोना शुरू कर दिया। वो ये मामला इस हद तक बढ़ा के दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया। करामत के एक बाद एक मसला पैदा करता रहा, फिर बात ज़मीनों तक पहुँच गई। इस दुश्मनी में आकर एक दिन करामत ने सिकंदर की गाड़ी पर हमला कर सिकंदर और उसकी बीवी दोनों मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जाना सिर्फ 5 साल की थी। हयात और गुलनाज ने जाना को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला कर लिया। ज़रयून जाना से साल छोटा था। हयात ने करामत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन इसे जल्दी आज़ादी का परवाना मिल गया। लेकिन आज़ाद होने के बाद करामत बीमार हो गया और जल्दी अपने अंजाम को पहुंच गया। गाँव में सिर्फ एक ही स्कूल था जो 5वीं जमात तक था। सिकंदर की ख्वाहिश थी कि जाना खूब पढ़े और उसका नाम रोशन करे। हयात ने ज़रयून और जाना को गाँव के इकलौते स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन ज़रयून को ये माहौल पसंद नहीं था। दोनों को करीबी शहर के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इसी स्कूल में आहद और ज़रयून की दोस्ती होगी। जाना को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। अभी दोनों स्कूल में ही थे जब हयात की अचानक मौत हो गई। अम्मा जी बहुत बीमार पड़ गई थी और गुलनाज बेगम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वक्त कुछ संभला तो ज़रयून ने बैरून मुल्क जाने की जिद शुरू कर दी और इसकी ये जिद पूरी करने में जाना का सबसे बड़ा हाथ था। अम्मा जी और गुलनाज बेगम को इसने कैसे और कितनी मिन्नत करके मनाई ये वही जानती थी। सबके दौरान ज़रयून जितना गाँव और यहाँ के लोगों से भागा था, जाना उतनी जिम्मेदार हो गई थी। ज़रयून के हिस्से की भी सारी जिम्मेदारी इसी ने ले ली थी, जैसे ज़रयून ही जाना इस घर का बेटा हो। ज़रयून इतने सालों में सिर्फ एक दो बार ही गाँव आया था। चौधरी असगर, मैंने सुना है अपना ज़रून वापस आ गया। फ़ीके ने सिगरेट पीते हुए बताया। ये तू क्या बोल रहा है? ज़रून वापस आ गया? असगर अपने खेतों में था। फीके की आवाज़ सुनकर हैरान हुआ। असगर की रंगत गंदुमी थी और कद काट भी अच्छा था। बड़ी बड़ी मूंछें और दाढ़ी भी थी। कमीज शलवार पहने रफ़ीक और फीके के साथ मौजूद था। फीका इसका ख़ास आदमी और दोस्त था। अपने इस गुनहगार आंखों से देखा और सुना भी है। फीके ने राजदारी से बताया। यकीन नहीं होता, चल तू कहता है तो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता 1 हफ्ते से ज़्यादा टिकेगा। असगर ने कहा तो दोनों हंसने लगे। चौधरी असगर, अब इसका करना क्या है? कहीं से टपकाने का इरादा तो नहीं तेरा? फीके ने सवालिया अंदाज अपनाया। फीके की बात सुनकर असगर कह के लगाता हुआ वहाँ से चला गया। ज़रून बेटा ऐसा कर, जाना के साथ ज़मीनों पर हुआ जा देख जाकर काम कैसा चल रहा है। गुलनाज बेगम अपने कमरे से निकली तो इनकी ज़रून पर नज़र पड़ी। वो अकेला बैठा था। जाना का नाम सुनते ही ज़रयून को जाना की बात याद आ गई। अम्मी, इसका जाना ज़रूरी है क्या? ज़रयून का मूड ऑफ हो गया। इसका पता नहीं, लेकिन तेरा जाना ज़रूरी है। इतने अरसे बाद आया, जाकर गाँव देख, लोगों से मिल, इनको भी पता चले चौधरी हयात का बेटा आया है। गुलनाज बेगम ने फ़क्री अंदाज में सबको कहा तो ज़रयून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा मेरी माँ, थोड़ी देर तक जाऊँगा, ज़रयून ने हंसते हुए कहा तो गुलनाज बेगम मुस्कुराती हुई चली गई।
नाज़ली अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? सदफ़ ने नाज़ली के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। नाज़ली बेड पर लेटी हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, आओ, नाज़ली ने मुस्कुराते हुए कहा और बैठ गई। सदफ़ भी नाज़ली के सामने बेड पर ही बैठ गई। सदफ़ कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। और ये बात नाज़ली अच्छी तरह नोट कर चुकी थी। सदफ़, क्या हुआ, प्लीज़ जो कहना है बेझिझक कहो। नाज़ली खुद भी सोचने पर मजबूर हो गई थी। ओके, सदफ़ ने गहरी सांस ली। नाज़ली, दरअसल बात यह है कि मम्मी चाहती है तुम्हारी जल्दी ही शादी कर दी जाए। सदफ़ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या, लेकिन क्यों? यार सदफ़, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मैं भी सिर्फ सदाकत सर के साथ हेल्प करवाती हूँ। मुझे प्रैक्टिस करनी है। मेरा पूरा करियर पड़ा है। नाज़ली रोने को थी। नाज़ली, मैंने अभी तो मम्मी को थोड़ा समझा दिया, कुछ वक्त के लिए शायद वो ये बात भूल भी जाए। लेकिन सदफ़ ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सदफ़, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। मैं ज़रूर आई नो मेरी जान, लेकिन मैं मम्मी को क्या बताती? सदफ़ ने नाज़ली की बात मुकम्मल होने से पहले ही वजाहत दे डाली। भैया ने तो कुछ नहीं कहा ना? नाज़लीन को अचानक अपने भाई का ख्याल आ गया। बड़ा होने के नाते वो उनका सरबराह था। उसकी बात कोई नहीं टाल सकता। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। और नाज़ली, तुम्हें जो करना है प्लीज़ सोच समझ कर करना। सदफ़ ने नरम लहजे में नाज़ली को समझाना चाहा, लेकिन नाज़ली कुछ कहे बगैर ही चली गई। ज़रूर तैयार होने के घर से अपने रूम में आया तो चौंक गया। जाना पहले से इसके रूम में मौजूद थी और ज़रूर का सामान बिखरा हुआ था। कपबोर्ड भी खुले हुए थे। वड्डा, ज़रूर अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ आगे बढ़ा और जाना को बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। ये सब क्या है, बोलो, ज़रूर चिल्लाया। ज़रूर की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। जाना ने तकलीफ के तासुरात को ज़ाहिर ना होने दिया और एक झटके से अपने बाजू छुड़वा ली। देख नहीं रहे, तुम्हारा सामान सेट कर रही हूँ, जाना ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरी चीज़ों को छूने की? इनफैक्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में आने की? ज़रूर का लहजा सख्त होता जा रहा था। जाना किसी मुजरिम की तरह इसके सामने खड़ी थी। बस 5 मिनट और लगेंगे। वैसे भी अब जब तुम्हें यही रहना है तो इन कपड़ों को बैग में रखने की क्या ज़रूरत है? जाना को रोना आ रहा था। ये सब कहती जाना ने नीचे बिखरे हुए कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। तुमसे किसने कहा मैं यहाँ रहने वाला हूँ? ज़रूर ने पूछा। तुम क्या चले जाओगे? जाना ने ज़रूर की तरफ देखते हुए पूछा। जाना की आंखें ज़रूर को कन्फ्यूज़ कर रही थी, जैसे बहुत कुछ बोल रही हूँ। मैं कल वापस जा रहा हूँ, सुन लिया, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ज़रूर ने कहा तो जाना की आंखें भर आई। जाना ने एक नज़र ज़रूर पर डाली और अपनी आंसुओं को जब्त करती हुई भाग गई। नाज़ली परेशान थी और इसी परेशानी में वो करीबी पार्क में आ गई और आहत को भी आने का कहा। नाज़ली को आहत पर पूरा यकीन था कि वो हर मुश्किल में इसका साथ देगा और ऐसा ही था। क्या हुआ नाज़ली, सब ठीक तो है? तुमने ऐसे अचानक बुलाया? आहत फिक्रमंद हुआ। आहत, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाज़ली की आंखें नम होने लगी। क्या हुआ है नाज़लीन? क्या क्या है नाज़लीन? आहत ने नाज़ली की आंखों में नमी देखी तो तड़प उठा। नाज़ली को दोनों कंधों से थामा और करीब लगे बेंच पर बैठ गया और खुद इस ज़मीन पर इसके कदमों में बैठ गया। नाज़ली, मेरी तरफ देखो, बताओ, मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे हेल्प करूँगा? आहत ने नाज़ली के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। आहत, मुझे सदफ़ ने बताया कि मम्मी मेरी शादी का सोच रही हैं और भैया को तो तुम जानते हो। अगर इन्होंने भी ये फैसला किया है तो मैं इनकार नहीं कर पाऊँगी। नाज़ली ने खुद को नॉर्मल करते हुए सब बताया। पहले तो ये बताओ परेशान क्यों हो? करियर के लिए या ज़रूर के लिए? आहत के लिए पूछना तकलीफदेह था। दोनों के लिए। मुझे अपना करियर बनाना है और ज़रूर ने तो अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया तक नहीं। हमें अभी शादी नहीं करनी, लेकिन करनी है ना? करनी तो है ना। अगर मम्मी ने किसी और को पसंद कर लिया तो? नाज़ली ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। बहुत तकलीफदेह है, लेकिन ये तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। आहत दिल ही दिल में नाज़ली से कहने लगा। आहत, प्लीज़ बताओ ना क्या करूँ? नाज़ली आंखों में उम्मीद आहत से पूछने लगी। ज़रूर अभी गाँव गया है, फैमिली के पास, तुम इसे बात करो, बल्कि इसे कहो कि वो तुम्हारे बारे में अपनी मदर से बात करे। ज़रूर हमेशा वही करता है जो वो चाहते हैं और उसकी फैमिली ने कभी से मना भी नहीं किया। अब भी प्रॉब्लम नहीं होगी और करियर की फिक्र ना करो। अगर दोबारा कोई बात हुई तो तुम्हारी मम्मी को वो भी समझा देंगे। आहत ने मुस्कुराते हुए कहा तो नाज़ली पुरसुकून हो गया। मैं चलता हूँ, मुझे काम है। आहत कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। थैंक्स आहत। नाज़ली भी खड़ी होकर आहत को हक करके शुक्रिया कहने लगी और आहत खुद को अजियत में महसूस कर रहा था। इट्स ओके। आहत ने नाज़ली को अलग किया और नज़रें मिलाए बगैर चला गया। ज़रूर खेतों में था जब इसे नाज़ली की वीडियो कॉल आई। हेलो नाज़ली, कैसी हो, आ गई? या ज़रूर ने हंसते हुए पूछा। ज़रूर को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। एक तो वो आना ही नहीं चाहता था, ऊपर से जाना का रवैया ज़रूर उलझ कर रह गया। इस सब के दौरान वो नाज़ली से ज़्यादा बात भी नहीं कर सका था। नाज़ली के कॉल से वो फ्रेश हो गया था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ। नाज़ली उदास हो गई। नाज़ली, तुम ठीक नहीं लग रही है, कोई बात हुई है क्या? ज़रूर को नाज़ली की फ़िक्र होने लगी। नाज़ली ने ज़रूर को अपनी परेशानी बताई तो ज़रूर के जहन में फिर से जाना का नाम आया। अब क्या बताता वो नाज़ली को? इसकी माँ ने सिर्फ सोचा है और यहाँ न जाना खुद शुरू हुई है। ज़रूर क्या सोच रही हो? और सुनो, मुझे अपना गाँव तो दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं मेरा ससुराल कैसा है। नाज़ली ने मुस्कुराते हुए कहा और ज़रूर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मौजू को बदलने की कोशिश की। हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ, ज़रूर ने कहा और अपने चारों तरफ मोबाइल घुमाने लगा और साथ में चीज़ों के बारे में बताने लगा। ज़रूर, ये ट्रैक्टर तुम्हारा है?
नाज़ली ने पूछा, हाँ है तो हमारा ही, अब प्लीज़ ये मत कहना चला कर दिखाओ। ज़रयून ने कहा। नाज़ली हंसने लगी। नाज़ली सुनो मेरी बात, मैं पूरी कोशिश करूँगा वापस आने से पहले मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूँ। अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ओके? मैं अपना ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊँगा तो हम ढेर सारी बातें करें। ज़रयून ने नाज़ली को यकीन दिलाया। ज़रयून को बातों से नाज़ली की सारी टेंशन हवा हो गई। अब वो पहले की तरह खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। ज़रयून ने कॉल एंड की ही थी, तभी दूर से आवाज़ सुनाई दी। ज़रयून ने पलट कर देखा, चौधरी असगर मौजूद था। जी? ज़रयून ने सवालिया अंदाज़ा बनाया। लगता है पहचाना नहीं, मैं असगर तेरा कज़न। असगर ने हंसते हुए बताया, करामत ताया जी के बेटे हो तुम? ज़रयून हैरान हुआ। अम्मा जी। जाना रोती रही। रोती हुई अम्मा जी के कमरे में आई तो गुलनाज़ बेगम फ़ौरन उठ खड़ी। अम्मा जी भी जाना को रोता देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ जाना? गुलनाज़ बेगम ने जाना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा तो जाना इनके गले लगकर रोने लगी। जाना क्या हुआ? इधर आ मेरे पास। अम्मा जी ने जाना को अपने पास बुलाया तो जाना बेड पर इनके पास बैठ गई और फिर से रोने लगी। अम्मा जी ज़रूर। जाना ने रोते हुए कहा। या अल्लाह, खैर क्या हुआ मेरे बेटे को? गुलनाज़ बेगम की तो जान ही निकल गई। अम्मा जी वो कल चला जाएगा, जाना ने रोते हुए बताया और अम्मा जी की गोद में सर रख दिया। क्या मतलब कल चला जाएगा? और किसने कहा तुझसे? बताओ मुझे। गुलनाज़ बेगम को ज़रूर के जाने का सुनकर बुरा लगा। अम्मी इसने खुद कहा है मुझसे वो कल वापस जा रहा है। जाना ने बताया। जाना रोती हुई अम्मा जी की गोद में सर रखे हुए सो गई। गुलनाज़ बेगम अभी भी अम्मा जी के कमरे में मौजूद थी। गुलनाज़। अम्मा जी कब से खामोश थी। गुलनाज़ को पुकारा। जी अम्मा जी। गुलनाज़ बेगम अम्मा जी के तासुरात से घबरा गई। चेहरे पर छाई संजीदगी और अम्मा जी का अंदाज बता रहा था कि वो कोई फैसला ले चुकी हैं। गुलनाज़। जाना को मैंने कभी भी रोने नहीं दिया, कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। वक्त आ गया हयात का किया हुआ वादा पूरा करने का। अम्मा जी फैसला कुन लहजे में बोली। अम्मा जी ज़रूर तो जा रहा है। गुलनाज़ बेगम को फिक्र होने लगी। अम्मा जी ने तो फैसला सुना दी, लेकिन ज़रूर बस गुलनाज़ कल जाना और ज़रूर का निकाह है, तैयारियां करो जाओ। ज़रूर देर रात हवेली वापस आया। सारा दिन वो मसरूफ़ रहा, गांव के लोगों से मिला, इनके मसाइल भी सुने और ज़मीनों पर भी गया। ज़रूर ने वापस आने का पक्का इरादा कर लिया था, इसकी वजह सिर्फ जाना थी। लेकिन जाने से पहले वो नाज़ली के बारे में बात करना चाहता था। जानता था कल गुलनाज़ बेगम और अम्मा जी इसे जाने नहीं देंगी, लेकिन इसे अब हर हाल में ज़रूर वापस जाना चाहता था। ज़रूर सीधा गुलनाज़ बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा और दोनों दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। गुलनाज़ बेगम जाग रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी तो ज़रूर को देखकर हल्का सा मुस्कुराई हुई थी। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? ज़रूर गुलनाज़ बेगम की हालत को देखकर परेशान हो गया। वो थकी हुई लग रही थी और उदास भी। हाँ ठीक हूँ। गुलनाज़ बेगम ने असबाब में सर हिलाया। ज़रूर ने इनके पास बैठ गया और इनका हाथ थाम लिया। अम्मी आप मुझे बता सकती हैं? ज़रूर ने इन्हें यकीन दिलाया। तो बता कैसा रहा दिन? गुलनाज़ बेगम ने पूछा। बहुत थक गया, आज सारा दिन मसरूफ़ रहा। एक बात तो तय है, जो मर्जी हो जाए ये गांव के मसाइल कभी ख़त्म नहीं होने। ज़रूर ने अपनी राय दी, जिस पर गुलनाज़ बेगम इससे खफा हो गई। अच्छा अम्मी नाराज़ तो ना हो, मुझे बताएं क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? ज़रूर को अभी इनकी फ़िक्र थी। तो कोई बात करने आया था? गुलनाज़ बेगम ने पूछा। नहीं कोई ख़ास बात नहीं थी, ज़रूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात करना चाहता था, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं गुलनाज़ बेगम को ये न लगे कि वो इनके लिए नहीं बल्कि नाज़ली के लिए गाँव आया है। ज़रूर ने अपना इरादा बदल लिया। ज़रूर अम्मी जी ज़रूर। गुलनाज़ बेगम ने ज़रूर को मुखातिब किया तो ज़रूर ने अपने नाम पर जोर दिया। अच्छा ज़रूर अब ठीक है। गुलनाज़ बेगम मुस्कुराती बोली तो ज़रूर ने इस बात में सर हिला दिया। तुझे पता है ज़रूर, जाना को ना तेरा नाम बड़ा मुश्किल लगता है। ज़रूर कहना नहीं आता, इसलिए तुझे ज़रूर कहती थी। और इसकी तरफ देखते हुए सबने तुझे ज़रूर कहना शुरू कर दिया। गुलनाज़ बेगम माजी को याद करके हंसने लगी। ज़रूर को जाना के बारे में बात करना नागवार गुजरा, लेकिन गुलनाज़ बेगम को हंसता देखकर ज़रूर मुस्कुराने लगी। जब तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए तो हम परेशान हो गए। जाना और तुझ में कभी फ़र्क नहीं किया था। तेरे अब्बा ने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया था, ज़बान दी थी अम्मा जी को। गुलनाज़ बेगम बात करते हुए अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ अम्मी, आप चुप क्यों हो गए? अब्बा ने क्या ज़बान दी थी? ज़रूर को दाल में कुछ काला लगा। ज़रूर कल तेरा और जाना का निकाह है। गुलनाज़ बेगम ने नज़र चुराते हुए ज़रूर के सर पे बम गिरा दिया। अल्लाह क्या ज़रूर का मुंह खुलेगा खुला रह गया। गुलनाज़ बेगम का हाथ छोड़कर वो खड़ा हो गया। ज़रूर समझने की कोशिश कर, तेरे अब्बा ने ज़बान दी थी और जाना वो तुझे बहुत चाहती है। तेरे लिए इसने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराया है। तो अगर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहा है ना, ये इसकी कोशिशों का नतीजा। वो सारे काम, सारी जिम्मेदारी जो तेरी थी सब जाना ने उठा रखी है। कोई तुझ पर उंगली ना उठाए कि तो अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करा। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है ताकि तेरे अब्बा और सिकंदर भाई का नाम ख़राब ना हो। ज़रूर अगर तूने इनकार कर दिया ना तो मैं किसी से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। गुलनाज़ बेगम बस बोलती चली गई। हाँ, माँ के आंसू देखकर ज़रूर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अम्मी अगर मैं कहूँगी मैं किसी और को चाहता हूँ तो ज़रूर को नाज़ली का ख्याल आने लगा था, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी?
तू भूल जा उसे, गुलनाज बेगम ने कहा तो ज़रयून नफ़ी में सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। फवाद भाई, आहत का फ़ोन ऑफ आ रहा है, क्या आपको कुछ आइडिया है वो कहाँ है? नाज़ली ने फवाद से पूछा। फवाद ऑफिस के लिए निकल रहा था, नाज़ली की आवाज़ पर रुक गया। वो अपने घर गया है, कल तक आ जाएगा। फवाद ने मुस्कुराते हुए बताया। थैंक यू नाज़ली। वो मुश्किल में मुस्कुराई। जाना आज सही मायनों में हवाओं में उड़ रही थी। इसकी उड़ती अम्मा जी ने इसे निकाह के बारे में बता दिया था, जबकि ज़रयून अपने कमरे में बंद होकर रह गया था। नाज़ली की बार बार कॉल आ रही थी और ज़रयून में अटेंड करने का हौसला नहीं था। किस मुसीबत में फंस गए हूँ, आगे कुआं पीछे खाई। ज़रयून खुद को गाँव आने पर कोसने लगा। गुलनाज बेगम ने दरवाज़ा नॉक करने के साथ ज़रयून को आवाज़ दी तो ज़रयून को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ा। जी अम्मी। ज़रयून ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। माशाल्लाह मेरा शहज़ादा कितना प्यारा लग रहा है, गुलनाज बेगम ने ज़रयून को देखते हुए ही बेसख्ता कहा। ज़रयून बेटा उदास मत हो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चल आ जा। शाबाश मौलवी साहब आ गया। गुलनाज बेगम ज़रयून की हालत समझ रही थी, लेकिन इन्हें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कल रात किसी और को चाहे जाने वाली बात सच है। सब मुलाजिम और गांव के कुछ खास लोग हाल में मौजूद थे। हाल में आने से पहले ज़रयून ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था। मौलवी साहब जाना से पहले इजाज़त ले चुके थे, जल्द ही निकाह पढ़ा दिया गया। हवेली में तमाम मुलाजमाओं को ज़रयून के हाथों कपड़े और दीगर अशिया तकसीम करवाई गई। सारे गाँव में खाना और मिठाई बांटी गई। शबोस ये खास थाल है, इसे तो खुद करामत की हवेली देकर आएगी, अम्मा जी ने हुक्म दिया है। ज़रयून इन तमाम रस्मों से जान छुड़वाकर अपने रूम में आराम के लिए आया, लेकिन आगे का मंजर देखकर दंग रह गया। गुलनाज बेगम, शब्बो और फोटोग्राफर मौजूद थे और जाना बेड पर बैठी पोज लगा रही थी। पूरे कमरे को सजाया गया था। ज़रून साहब भी आ गए। ज़रयून वापस जाने के लिए मुड़ा था जब शब्बो की नज़र पड़ी। सलून बेटा तेरा ही कमरा है, आ जाना, देख जाना की फ़ोटो कितनी प्यारी आ रही है, गुलनाज बेगम ने खुश होते हुए कहा। ज़रयून का दिल चाहा कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन फरार के रास्ते वो पहले ही यहाँ आकर बंद करवा चुका था। सर आप भी आ जाएं, आपकी तस्वीर। फोटोग्राफर झिझकते हुए बोला। इसे शहर से बुलाया गया था। ज़रयून इनकार करने वाला था, लेकिन गुलनाज बेगम के असर पर इसे तस्वीरें बनवानी पड़ी। सर आप बेड पर साथ बैठे, फोटोग्राफर ने कहा तो ज़रयून जाना को देखने लगा जो इसे ही देख रही थी। फिर क्या था, बस फोटोग्राफर हदायत देता रहा और ज़रयून मजबूरन सब करता रहा। सर यहाँ विंडो के पास खड़े हो जाएं, मैम थोड़ा पास आएँ। सर मैम के कंधे पर सर रखें, थोड़ा मुस्कुराएं। सर मैम की तरफ देखें, इधर देखें, थोड़ा और आंखों में देखें। मैम मिरर के सामने बैठे। सर आप इनके पीछे खड़े हो। नाज़ली कल से ज़रूर उनको फ़ोन कर रही थी, पहले तो वो अटेंड नहीं करा था, फिर फ़ोन ऑफ कर दिया था, ऊपर से आहत भी बिना बताए चला गया था। रात के 2 बजे थे और वो अभी भी विंडो के पास खड़ी ज़रूर उनको फ़ोन ही करी थी। ना जाने कल से वो कितने भी मैसेज कर चुकी थी। नाज़ली का जवाब देगा और वो रोने लगी, विंडो बंद करने लगी थी जब इसकी नज़र पार्किंग में खड़ी ज़रूर की कार पर पड़ी। नाज़ली हैरान हुई, कहीं ज़यून मुझे सरप्राइज़ तो नहीं देना चाहता, नाज़ली सोचते हुए मुस्कुराने लगी। जाना ज़यून के अपार्टमेंट को देख रही थी। दरवाजे के दाएं तरफ सोफे थे, इनके बिल्कुल सामने किचन था। किचन के साथ आगे पीछे 2 कमरे और इनके आगे दरवाजे के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थी। ऊपर की मंजिल पर एक रूम था। ज़यून सोफे पर नींद दराज था, आंखें बंद किए वो नाज़ली के बारे में सोच रहा था। वो दोनों कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। रात की तारीकी में वो जाना को ले तो आया था, लेकिन अब वो खुद मुश्किल में फंस गया था। ज़यून अपनी ही सोच में गुम था जब डोरबेल हुई। ज़यून फ़ौरन उठा, दरवाज़ा खोलने के बजाय जाना को देखने लगा। वो ऊपर रूम से ही आ रही थी। ज़यून आगे बढ़ा और जाना को चुप रहने का इशारा करते हुए ऊपर रूम में ले आया। क्या हुआ? जाना को कुछ समझना है। चुप रहो, आप जब तक मैं ना कहूँ तुम रूम से नहीं निकलोगे। इनफैक्ट तुम यहाँ हो इस बात का भी पता नहीं चलना चाहिए। ज़यून जाना को वार्न करता दरवाज़ा खोलने आ गया। ज़यून ने हॉल से देखा तो इसे नाज़ली का चेहरा नजर आया। ज़यून को पसीना आने लगा। खुद को कंपोज करते हुए ज़यून ने दरवाज़ा खोल दिया। सरप्राइज, नाज़ली ने सरगोशी के अंदाज में कहा और हंसने लगी। क्या हुआ ज़यून, पसीना क्यों आ रहा है? मुझे सरप्राइज देने वाले थे और खुद हो गए। नाज़ली ने हंसते हुए कहा। ज़यून को हक कर लिया। नाज़ली टाइम काफ़ी हो गया, तुम सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। ज़यून ने नाज़ली को दूर करते हुए नरमी से कहा। हाँ तुम भी थक गए होगे और सॉरी, हाँ मैंने तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। नाज़ली एक आंख दबाते हुए बोली। ज़यून ने मुश्किल नाज़ली को स्माइल पास की और नाज़ली के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके रूम में आ गया। कौन था दरवाजे पर? जाना ने पूछा। इसे ज़यून का यूँ से चिपकाना नागवार गुजरा। एक बात मेरी सुन लो, मैंने ये शादी मजबूरी में की थी, तुम्हें यहाँ ले आए हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पर नाचने लगो। ज़यून संजीदगी से जाना को बताने लगा। ज़यून की बात पर जाना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। तू क्या कहना चाहता है ज़यून? जाना देखो जाना, मैं नहीं चाहता किसी को भी यहाँ हमारे निकाह का इल्म हो। तुम यहाँ हो ये बात भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ज़यून जाना से नज़र मिलाए बगैर बोल रहा था। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो मेरा वजूद ही गायब करना चाहती हो? जाना ज़यून के सामने आती हुई पूछने लगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। मेरे इस बेडरूम में आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं आया, ना आएगा, और मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त देनी पड़ेगी। ज़यून को अफसोस हो रहा था। मुझे बहुत शुक्रिया तेरा, मुझ नाचीज़ को इस कमरे में रहने की इजाज़त दी। जाना के लहजे में तल्खी
नुमाया थी। ज़र्यून जाना को नज़रअंदाज करता हुआ इसे मज़ीद हदायत देने लगा। जाना और ज़र्यून सारी रात जागते रहे और ज़र्यून सोफे पर था और जाना इसके बेड पर। जाना कब सोई से पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज रहे थे जब ज़र्यून उठा और फ्रेश होने चला गया। ऑफिस के लिए तैयार होकर किचन में आया, फ्रिज से जूस निकाला और गिलास में डालने लगा। जूस पीकर ऑफिस के लिए जाने लगा तो याद आया क्या रूम में है ज़र्यून बेड की साइड टेबल से की उठाने लगा जब इसकी नज़र सोती हुई जाना पर पड़ी। हल्की गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने सो रही थी। लंबे बालों की चुटिया एक तरफ थी। सोती हुई कितनी मासूम लग रही है। आफत की परखाला जागते हुए अपनी असली रूम में आ जाए। ज़र्यून ने जाना को देखते हुए सोचने लगा। सदफ फवाद भाई ऑफिस के लिए चले गए क्या? नाजली ने पूछा। हाँ चले गए। तुम नहीं गई? सदफ मानो के कपड़े चेंज करते हुए पूछने लगी। नहीं, आज देर से जाऊंगी, नाजली ने मुस्कुराते हुए बताया। खैर तो है, कल तो रोने वाली थी, आज मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। सदफ ने आईब्रो उचकाते हुए ज़र्यून वापस आ गया, नाजली ने पुरजोश अंदाज में बताया तो सदफ हंसने लगी। मानो देखा आपने अपनी खाला के काम? सदफ मानो के गाल पर भूसा देते हुए बोली। तो नाजली हंस लगी। ज़र्यून नाजली का सामना करने से हिचकिचा रहा था और जाना से बचकर वो ऑफिस जल्दी आ गया और कर भी क्या सकता था। अब मैं क्या करूं? मुझे नाजली को सब बताना चाहिए। नहीं, अगर वो ना समझी तो जाना को वापस भेज देता हूँ, पर नहीं, अगर वो वापस गई तो अम्मी मुश्किल में फंस जाएंगी। और अम्मा जी ज़र्यून हालात से बचने की तरकीब सोचने लगा और हर बार खुद ही तकदीर कर देता। अब ये सिलसिला जारी था जब नाजली का मैसेज। मैं आई थी तुम शायद ऑफिस के लिए निकल गए। ज़र्यून, क्या हम आज एक साथ डिनर कर सकते हैं? प्लीज़, आई नो ऑफिस का काम ज़्यादा होगा अब, बट मुझे बात करनी है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये सब पढ़कर ज़र्यून अपना सर पकड़ कर रह गया। करामत की हवेली के बाहर सिकंदर हयात वालों की गाड़ी रुकी तो वहाँ कोहराम मच गया। चौधरी साहब बाहर, वो सिकंदर हयात वालों की गाड़ी आई है। तो एक मुलाजिम भागता हुआ असगर के पास है। क्या मतलब? वो लोग क्यों आए हैं? नाजगर, तू बाहर नहीं जाएगा और तो जाकर गेट बंद कर दे। और तू जाकर गेट बंद कर दे। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करें तो पूरा जवाब देना। असगर की माँ ने असगर को उठता देखा तो इसका हाथ पकड़कर वापस बैठने का इशारा किया। करामत की मौत के बाद इन्हें हर वक्त असगर की फिक्र रहती थी। असगर अपनी बहनों भाइयों में से छोटा था, छोटा और इकलौता होने की वजह से अपनी बहनों में छोटा था और छोटा इकलौता होने की वजह से माँ और बहनों की जान बसती थी इसमें। दोनों बहनों की शादी इन्हीं की तरह ज़मींदार खानदानों में हुई थी। अम्मा कुछ नहीं होगा, मुझे और तेरा ये असगर इतना कमज़ोर नहीं है, भरोसा रखा कर मुझ पर। असगर अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला। जाना सुबह देर से उठी थी। ज़र्यून को ना पाकर वो समझ गई थी वो जानबूझकर इसके उठने से पहले चला गया। इतने दिन अपार्टमेंट बन रहा, रात को थकन और परेशानी में एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जगह जगह गरजमी नजर आ रही थी। बेडरूम में चीज़ें भी बिखरी पड़ी थी। जाना कुछ किचन में आई और खाने के लिए सामान देखने लगी। ब्रेड, जैम, अंडे, दूध और जूस, इनके के अलावा इसे कुछ ना मिला। जाना को गाँव की याद आने लगी जहाँ कुछ सब्जियों और फलों से भरा होता था। किचन सब्जियों और फलों से भरा होता। जाना की फरमाइश पर देसी खाने पकाए जाते थे। इतनी बड़ी हवेली हर वक्त की रौनक और काम करने की मुलाजिम जाना आ भर के रह गई। नाश्ते के बाद जाना ने घर की सफाई करने की ठान ली। शबो मदद कर मेरी। जाना बेदहानी में शबो को पुकारने लगी। फिर जाना को ज़रूर की बात याद आई कि वो यहाँ मौजूद है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जाना इस बात का ख्याल रखते हुए आवाज़ अपार्टमेंट से बाहर ना जाए सफाई करने लगी। बेडरूम में आई और अपना बैग खोल कर कपड़े निकालने लगी। असगर के कहने पर गाड़ी को हवेली के अंदर दाखिल होने दिया गया। गाड़ी रुकी तो असगर चौंक गया। असगर ने शब्बो को गाड़ी से निकलते देखा तो हैरान हुए बिना ना रह सके। असगर ने बिना कुछ कहे शब्बो को अंदर आने का इशारा किया। शब्बो एक बड़ा सा थाल जिसमें यकीनन मिठाई और दीगर अशिया थी उठाए हवेली के वसी हाल में आ गई। बिस्मिल्लाह, आप आज कैसे इस हवेली को रौनक बख्शने का ख्याल है? असगर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो शब्बो घूर कर रह गई। ये कौन है? असगर की माँ ने शब्बो को गौर से देखते हुए पूछा। अम्मा, ये शब्बो है, जाना बीबी की खास। असगर ने खास पे जोर देते हुए कहा। ये लड़की क्यों आई है यहाँ? असगर की माँ, जिसका नाम रुबीना बीबी था, उन्होंने पूछा। अम्मा जी ने आपके लिए खास मिठाई भेजी है, शब्बो ने मुस्कुराते हुए बताया और रुबीना बीबी के सामने मेज़ पर थाल रख दी। किस खुशी में रुबीना बीबी तीखे तेवर लिए पूछने लगी। जाना बीबी और ज़रूर साहब का निकाह बल्कि पूरा ब्याह हो गया है जी। शब्बो असगर को देखते हुए बोली। ये क्या बकवास है? जाना बीबी का ब्याह हो गया और वो ज़रूर मान गया? असगर को तशवीश हुई। हाँ जी, वो ब्याह भी हो गया और ज़रूर साहब हमारी जाना बीबी को अपने साथ शहर भी ले गए। शब्बो ने चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए बताया। ये लड़की ज़बान संभाल कर बात कर, नौकरानी या तो नज़र नीचे रख। तेरी हिम्मत कैसी हुई असगर से इस लहजे में बात करने की? रुबीना बीबी चिल्लाती हुई खड़ी हो गई। शब्बो असगर पर अफसोस भरी निगाह डालकर सर नफ़ी में हिलाती हुई वापस पलट गई। असगर शब्बो के पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, इस कमरे में ले गया। छोड़ो मेरा हाथ, शब्बो चिल्लाई। असगर ने शब्बो के मुंह पर हाथ रखते हुए इसे चिल्लाने से रोका। मुझे तेरा नंबर चाहिए। आंखें क्या फाड़ फाड़ कर देखे? मोबाइल फ़ोन तो होगा ना तेरे पास, चल नंबर लिखवा अपना। असगर ने शब्बो के मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहा। क्या तुझे मेरा नंबर
नंबर चाहिए। शब्बो झुंझलाहट का शिकार थी। असगर इसका नंबर मांगेगा। शब्बो को इस बात की कहाँ उम्मीद थी। अब क्या लिख कर दूं तुझे? चल अपना नंबर बता, मैं अभी कॉल करके कंफर्म करूंगा कि ये तेरा ही नंबर है, फिर जाने दूंगा। असगर ने आगे का बताया। अगर ना दूं तो? शब्बो ने असगर की आंखों में देखते हुए निडर अंदाज में कहा। तू तो इस हवेली में कैद हो जाएगी। तेरा बाहर सिर्फ ड्राइवर है जो सिर्फ मेरे एक इशारे पर चुपचाप वहाँ वापस चला जाएगा। असगर ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा और हंसने लगा। शुक्र है ज़रूर तुम आ गए, मैं परेशान थी। तुम बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी है? नाज़ी ने पूछा। वो दोनों इसी रेस्टोरेंट के गार्डन में बैठे थे। वादा किया था तुमसे, कैसे ना आता। और अम्मी काफ़ी बेहतर। ज़रूर ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या बातें हो रही हैं मेरी पीठ पीछे? आहत की आवाज़ पर नाज़ली ने मुड़कर देखा तो आहत हंसने लगा। ज़रूर और आहत गले मिले और आहत भी इनके साथ नमो नाजुक घास पर बैठ गया। नाज़ली नाराज हो गया। आहत ने नाज़ली का रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ ना। बिना बताए नाज़ली खफा सी हुई। आहत के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होगी। ज़रूर सारा दिन काम नहीं कर पाया। बहुत सोचने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि वो नाज़ली को कुछ नहीं बताएगा और जाना को तो पहले ही वो बोल चुका था वो किसी के सामने नहीं आएगी। आहत इस दिन नाज़ली से मिलने के बाद कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए अपने घर चला गया। इन 2 दिनों में वो भी संभल गया था। एक बार फिर से इसने अपने दिल को समझा लिया था कि नाज़ली इसकी नहीं है। वो इसे चाह तो सकता है लेकिन पा नहीं सकता। अच्छा ना यार, सॉरी, देखो कान पकड़ा हूँ। आहत ने कान पकड़ते हुए कहा तो नाज़ली हंस पड़ी। डिनर के बाद आहत ने इजाज़त चाही। आहत, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाज़ली ने ज़रयून को कुनखियों से देखते हुए कहा तो ज़रयून घूर कर रह गया। इसका मतलब साफ था कि वह ज़रयून से अभी भी नाराज़ है। हाँ क्यों नहीं, आहत ने भी हंसते हुए कहा और वो दोनों ज़रयून को हाथ हिलाते चले गए। देखता हूँ कब तक नाराज़ रहती हो। ज़रयून ने नाज़ली को टेक्स्ट किया। वो कॉल ना अटेंड करने पर नाराज़ थी। ज़रयून को जाना की जाना का ख्याल है। वो जानता था किचन में कुछ खाने को नहीं है। अच्छा है मरे भूखी। ज़रयून ने खुद कलामी की और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। नाज़ली कहाँ थी तुम? नाज़ली वो दरवाज़ा बंद कर किए दबे पाँव सीढ़ियों की तरफ जाती। सदफ की आवाज़ पर हड़बड़ाकर गिरते गिरते बची। तौबा है सदफ, तुमने तो डरा ही दिया। नाज़ली अपने हाथ दिल पर रखे गहरी सांस लेने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सदफ ने पुरसकून लहजे में कहा। क्या बुखार तो नहीं है? फिर यूं बहकी बहकी बातें क्यों करी हो? नाज़ली आगे बढ़कर सदफ के माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी। नाज़ली, ज़रयून सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि फवाद का भी फ्रेंड है। फवाद चाहे कुछ ना भी कहे लेकिन मैं समझती हूँ इसे तुम्हारा यूं देर रात ज़रयून के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सदफ ने नाज़ली को बैठने का इशारा किया और खुद भी इसके सामने सोफे पर बैठती हुई इसे समझाने लगी। सदफ, अगर तुम्हें या फवाद भाई को मेरे यहाँ रहने से मसला है तो साफ साफ कहो ना, चली जाऊंगी यहाँ से। मैं तो पहले ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी, तुमने ही ज़बरदस्ती मम्मी से बोला फिर यहाँ रुकने का। नाज़ली पैर पर ठकती हुई अपने रूम में चलेगी। पहले ज़रयून सारा दिन घर से बाहर रहता था। अपार्टमेंट की सफाई 1-2 दिन के बाद एक लड़का आकर करता था, लेकिन अब जाना की वजह से ज़रयून को इसे हटाना पड़ा। जाना को आए 1 माह हो चुका था। ज़रयून आज रात फिर से लेट आया। ज़रयून के आते ही जाना इसके साथ लगे रोने लगी। क्या हुआ जाना, रो क्यों रही है? अम्मी तो ठीक है ना? ज़रयून का पहला ख्याल अपनी माँ का। ज़रयून, मेरा दम घुटता है इस कैद में, तू चली जा। तू जल्दी चला जाता है और इतनी देर से आता है, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इस तन्हाई की आदी नहीं हूँ। जाना ने एक ही सांस में सब बता दिया। जाना की बात सुनकर ज़रयून ने एक झटके से खुद से दूर किया। ये कैद तुमने खुद अपने लिए चुनी है। ज़रयून ने जाना को बावर करवाया और बेडरूम में चला गया। जाना भी ज़रयून के पीछे पीछे आई। क्या मसला है? क्या तुम्हारा बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? कर लिया भुगतो, ज़रयून ने तंजिया लहजे में कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। ज़रयून फ्रेश होकर आया तो जाना भी इसके इंतजार में थी। पीछे हटो, मुझे सोना है। ज़रयून ने स्पॉट लहजे में जाना से कहा जो इसका रास्ता रोके खड़ी थी। आज नहीं ज़रयून, जो तूने कहा है मैंने किया है। मैं किसी के सामने ना हूँ, घर से बाहर मेरी आवाज़ ना जाए, किसी को हमारे रिश्ते का पता ना चले। अम्मा जी और अम्मी को परेशान ना करूँ। सब किया मैंने, सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरी नज़रों अपने लिए नफरत नहीं। जाना ज़रयून का गिरबान पकड़े बोल रही थी। आंसू बगैरों के बह रहे थे। अच्छा बस अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। करता हूँ कुछ। ज़रयून ने बेजारी से जवाब दिया। जाना को एक तरफ से हटाते हुए बेड पर लेट गया। जाना भी आंसू साफ करती बेड की दूसरी तरफ लेट गई और लाइट भी ऑफ कर दी। ज़रयून जाना से दुश्मनी अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं था। इसे खुद भी एहसास था जाना सच में इसकी सबकी आदि नहीं है, ऊपर से वो अम्मा जी की पूरी कॉपी है। अगर ज़रयून ने हद पार की तो वो अपनी मनवा के छोड़ेगी, तो बेहतर इसी में थी कि वो इसकी मान ले। शब्बो जाना के जाने के बाद इसी के कमरे में रहती। शब्बो सो रही थी और उसका फ़ोन बज रहा था। आखिर कितनी बार नज़रअंदाज करती, पर आखिर इसे उठाना ही पड़ा। मोबाइल की स्क्रीन पर चौधरी असगर का नाम देखकर शब्बो को गुस्सा भी आया और हैरत भी। अब भला इस कमबख्त को इस वक्त कौन सा काम होगा? शब्बो ने खुद कलामी करते हुए कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगा लिया। तू सोई नहीं अभी तक? असगर अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाया। चौधरी असगर, तेरा दिमाग ठीक है या पी रखी है? शब्बो असगर की बात पर आग बगोला होगी और बस कर। शब्बो बुजुर्ग कहते हैं देर रात गुस्सा नहीं करते वरना कुड़ियों का रंग काला हो जाता है। असगर ने हंसते हुए कहा। चौधरी, अल्लाह करे तेरा ट्रैक्टर खराब हो जाए, तू कल हवेली से निकले, तेरी गाड़ी पंचर हो जाए, तू सारा दिन धूप में सड़ कर काला हो जाए। शब्बों के मुंह में जो आया वो बोलती गई और असगर की बात सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया। नाज़ली यार, अच्छा बात मत करो लेकिन मेरी तरफ देखो तो सही। ज़रयून ड्राइव कर रहा था लेकिन सारा ध्यान नाज़ली की तरफ था। नाज़ली अपना रुख मोड़े आंसू
आंसू को जब्त करती हुई तेजी से गुजरते हुए नाजिर को देख रही थी। एक सुनसान सड़क पर आकर जरयून ने गाड़ी एक तरफ रोकी और बाहर निकल आया। नाजरी को भी जबरदस्ती खींचकर निकाला। नाजरी प्लीज समझने की कोशिश करो। जरयून ने नाजरी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा। क्या समझू मैं जरयून? क्या? नाजरी जरयून के हाथ झटकती हुई बोली। आंसू बहने में कामयाब हो चुके थे। नाजरी मैं शहर से बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, इस शहर में ही रहूंगा। जरयून बोला। जरयून मुझे सिर्फ ये जानना है तुम अपार्टमेंट छोड़कर क्यों जा रहे हो? एक मिनट, तुमसे ये सब सदफ ने कहा ना करने को? नाजरी पूछते पूछते जैसे खुद ही समझ गई। व्हाट? वो मुझे क्यों कहेगी ऐसा करने को? ये सदफ हमारे दरमियान कब से आ गई? जरयून ने आबरू चुकाते हुए पूछा। मैडम का ख्याल है फवाद भाई मेरा तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, नाजरी मुंह बनाती हुई बोली। जरयून इस बात पर शर्मिंदा हो गया। ये तो इसने कभी सोचा ही नहीं। जो भी है फवाद इसका फ्रेंड है और नाजरी सदफ की बहन। वो देर रात इसके साथ रहेगी, बुरा तो लगेगा। नाजरी सारा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरा सारा फ्री टाइम तुम्हारे यहाँ के साथ गुजरने में। अपार्टमेंट में सिर्फ सोता हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊँ, इससे हमारे रिलेशनशिप पर क्या फ़र्क पड़ता है? जरयून नाजरी के आंसू साफ करता हुआ इसे नरमी से पूछने लगा। आहत की बात पर नाजरी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो इसकी बात समझ गई हो। चलो अभी उदास मत हो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम भी मेरी वजह से काफ़ी लेट हो गई, अब जाने का फ़ायदा नहीं, हम आज सारा दिन एंजॉय करेंगे। जरयून नाजरी के चेहरे पर आए बालों को चेहरे से हटाते हुए अपना प्लान बताने लगा। रीडर बिल्कुल भी उदास नहीं होना, क्योंकि अब जरयून जा रहा है जाना के साथ अपने नए घर में। अम्मी जी मैं चाहती हूँ, सिर्फ जरूर ही नहीं आप भी मुझसे नाराज़ हैं। जाना नए घर के छोड़ने से छोटे से लॉन में चहलकदमी करते हुए गुलनाज बेगम से फ़ोन पर बात करी थी। लो भला मैं क्यों नाराज़ होना है? गुलनाज बेगम अपने कमरे में मौजूद थी। अम्मी जी जानती हूँ जरयून को भी यही लगता है कि मैं ज़बरदस्ती से इसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, लेकिन ये फ़ैसला तो चाचा जी बहुत पहले कर चुके थे ना। जाना बात करते हुए एक लम्हे को रुकी और आपने और अम्मा जी ने मुझे कभी नहीं रोका। ज़रूर सिर्फ मेरा इतना यकीन आप दोनों ने ही दिलाया था ना, तो मेरा क्या कसूर है? अचानक निकाह भी आप दोनों के कहने पर हुआ, वरना मेरी तो सारी उम्र इंतज़ार कर सकती थी। जाना जज्बाती हो रही थी। बात करते हुए आंखों में नमी उतर आई थी। बस कर जाना, तो ये सब क्यों सोच रही है? देख जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसे ही लिखा था। अब ज़रूर तेरा शोहर है, अब ये तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू उसका ख्याल रखे। गुलनाज बेगम ने नरमी से समझाया। बात तो ठीक है आपकी अम्मी जी, मुझे आपकी और अम्मा जी की मदद चाहिए और दुआ भी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमेशा के लिए आप सबके पास होगा। जाना अपने आंसू साफ करते हुए बोली। नाजरी रात को बोर हो रही थी, व्हाट्सअप ऑन किया तो आहत ऑनलाइन था। नाजरी ने आहत को मैसेज किया। तुम सोए नहीं? नहीं आई। तुम क्यों नहीं सोई? आहत का रिप्लाई है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ किस गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? नाजरी ने हंसते हुए टाइप किया। नाजरी का मैसेज देखकर आहत ने मुस्कुराते हुए जवाबी मैसेज किया। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? आहत का मैसेज देखकर नाजरी ने मैसेज की बजाय वीडियो कॉल की। आहत टेरेस पे था और नाजरी अपने बेड पर। रोते क्यों हो? चलो बताओ कैसी लड़की चाहिए? नाजरी ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी। आहत के मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे जैसी? नाजरी हैरान हुई। कुछ तो था आहत के लहजे में जिसे वो समझ नहीं पाई। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाहिए, कोई मिले तो मुझे ज़रूर बताना, आहत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुंवारे ही मरोगे, क्योंकि नाजरी अपने नाम की एक ही है। नाजरी ने एक आंख दबाते हुए कहा और हंसने लगी। नाजरी के मजाक में कई बात आहत को कितना हट कर गई है वो नहीं जानती थी। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसा चाहिए? आहत ने बेतुका सा सवाल किया। जो केयर करे, रिस्पेक्ट करे, सबसे बढ़कर मेरी फीलिंग्स को समझे, बिना कहे इसे पता हो कि मुझे कब क्या चाहिए, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरे। नाजरी ने बताया शुरू किया। इसकी आंखें चमक रही थी। मुबारक हो, यकीन है ये सब ज़रूर में होगा, तभी तो तुम इसे चुना। आहत ने चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ज़रूर नाश्ता करके जाना, बस 1 मिनट पे चाय भी बन गई। ज़रूर को ऑफिस के लिए तैयार रखकर जाना ने कहा। जाना ने जरयून से कोई डिमांड नहीं की और ना ही वो कोई सवाल करती। जरयून हर रोज़ देर से आता था। ओके जरयून बस इतना ही कह पाया। मना करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। चल आजा। जाना टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली तो जरयून चुपचाप आकर बैठ गया। तुझे याद है जरूर हम बचपन में ऐसे ही एक साथ नाश्ता करते थे। नाश्ता करते हुए अचानक जाना को अपना बचपन याद है। जाना की बात पर जरयून को भी सब याद आ गया। जरयून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। मैं चलता हूँ, जरयून ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा और रोड के दरवाजे तक पहुंचा तो जाना भी इसके पीछे आ गई। जरूर आगे तेरे पास टाइम होता हवेली फ़ोन कर लेना, तेरा पूछ रहे थे। जाना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ये क्या बात हुई फवाद भाई? आप दोनों ने जाना है तो बेशक चले जाए, लेकिन मेरी मानो को मेरे पास छोड़कर जाएं प्लीज़। नाजरी मानो को गोद में लेते हुए बोली। सोचना भी मत, अपनी मानो के बगैर नहीं रह सकते। फवाद ने मानो की गाल पर हल्की सी चित लगाते हुए कहा तो फवाद को देखते लगी। आहत यार प्लीज़ तुम इस पागल को ध्यान रखना, फवाद ने आहत से कहा। आहत इन्हीं की तरफ था। फवाद की बहन के यहाँ कोई अजीज़ वफात पा गया था, इसलिए इन दोनों का जाना ज़रूरी था। मैं आपको पागल लगती हूँ? नाजरीन ने खफगी से पूछा। नहीं मेरी नाजो, तुम तो महापागल हो। सदफ के किचन से आवाज़ आई तो सब हंस पड़े।
अस्सलाम वालेकुम। ज़रियून ऑफिस में मौजूद था। शाम के 4 बज रहे थे। इसे जाना की बात याद आई तो पहले शबो को फ़ोन किया ताकि वो ऑनलाइन आए। फिर ज़रियून ने वीडियो कॉल किया। अम्मा जी, गुलनाज बेगम और शबो तीनों सहन में कुर्सियाँ जमाए बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम, सब ने एक साथ जवाब दिया। आ गई तुझे याद? अम्मा जी ने नरूठेपन से बोली तो ज़रियून हंसने लगा। अम्मा जी कैसी हैं आप और आप दोनों कैसी हैं? ज़रियून ने पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले सिर्फ तुझे याद करते थे, अब जाना को भी करते हैं। गुलनाज बेगम ने बताया। वैसे ज़रूर तारीफ़ करनी पड़ेगी तेरी, मुझे ना तुझसे ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी जाना को खुश रखेगा। अम्मा जी ने साफ गोई से काम लिया। क्या मतलब आपका? ज़रियून को अम्मा जी की बात समझ नहीं आई। मतलब ये कि जाना तेरे साथ बहुत खुश है, बताया इसने मुझे, तो इसका कितना ख्याल रखता है, इसके खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। अम्मा जी ने अब की बार मुस्कुराते हुए बताया। अम्मा जी ये सब आपको जाना ने बताया? ज़रियून ने झिझकते हुए पूछा। हाँ तो और क्या, तो बस अल्लाह सुना तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अम्मा जी दुआएं देने लगी। कॉल एंड होने के बाद ज़रियून सोच में पड़ गया। वो जाना के बारे में सोचने लगा। जाना ने एक बार भी कहीं जाने की ज़िद नहीं की, खाने पीने में नखरा नहीं दिखाया। ज़रियून कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कुछ नहीं पूछे। शिकायत की तो सिर्फ इतनी कि वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। मौसम कितना प्यारा है ना ज़रियून? नाज़रीन ने ज़रियून से पूछा। वो दोनों सड़क पर कार के साथ टेक लगाए खड़े थे। हाँ बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा, तो मुझे तो लग रहा है बारिश होगी पक्का। ज़रियून ने मुस्कुराते हुए पेशगोई की। अच्छा फिर तो भीगने का बहुत मज़ा आएगा, नाज़रीन खुशी से बोली। नो, ज़रियून ने नो पर जोर दिया। कम ऑन ज़रियून, तुम बिना बच्चों की तरह जिद करते हुए, क्या हो गया? अगर बीमार पड़ गए तो मेडिसिन ले लेना। नाज़रीन ने शिकायत के साथ साथ मसले का हल भी पेश कर दिया। देखते ही देखते बारिश होने लगी। तेज़ बारिश जहाँ किसी की खुशियों का सबब बन रही थी, वहीं किसी की उदासी का भी। ज़रियून को नाज़रीन ने ज़बरदस्ती भीगने पर मजबूर कर दिया था। नाज़रीन आहत को बताकर गई थी वो ज़रियून के साथ जा रही है। बारिश के होते ही आहत गर्मा गर्म चाय का मग लिया टेरेस पर आ गया। एक हाथ से मग उठाया, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा जहाँ इसकी और नाज़रीन की डी की सेल्फी नजर आ रही थी। आहा ने यही वॉलपेपर सेट किया था। बहुत पसंद है ना तुम्हें बारिश? पता नहीं ज़रियून ने तुम्हें भीगने दिया भी होगा या नहीं। हाथ से स्क्रीन पर नाज़रीन की तस्वीर को देखते हुए पूछने लगा जैसे ये तस्वीर इसके सारे सवालों के जवाब देती हो। इतनी तेज़ बारिश ज़रूर भीग गया तो जाना कमरे में थी, खिड़कियां खुली थी, तेज़ हवा जाना को अच्छी लग रही थी, लेकिन बारिश शुरू होते ही जाना को ज़रियून की फिक्र होने लगी। जाना जल्दी से बेड से उठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। सोफे पर से फ़ोन उठाया, ज़रियून को कॉल मिलाई। कॉल बार बार जाकर बंद हो जाती। क्या है ज़रियून, कम अज़ कम मेरा फ़ोन तो उठा ले। जाना को गुस्सा आने लगा। नाज़रीन बस करो, बहुत कर लिया एंजॉय। ज़रियून ने नाज़रीन को आवाज़ दी। ज़रियून तो वहीं खड़ा था, लेकिन नाज़रीन चहलकदमी करने लगी। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, बस 5 मिनट। नाज़रीन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ज़रियून की नज़र अचानक कार के आगे फ्रंट सीट पर पड़ी, इसके मोबाइल पर पड़ी जिसकी स्क्रीन रोशन थी। ज़रियून ने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। मोबाइल की स्क्रीन पर जाना का नाम चमक रहा था। हाँ जाना बोले। ज़रियून ने कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगा लिया। ज़रूर कहाँ है तू? देख कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अगर तू भीग गया तो जाना फिक्रमंद हुई। ज़रियून जाना की आवाज़ सुनकर खामोश हो गया। कितनी फिक्र थी इसकी, और एक तरफ नाज़रीन थी जो इसे चाहती थी। ज़रूर को जहाँ कहीं भी है ना फ़ौरन घर पहुँच जा, अगर जितना मर्जी बुरा भला कह लेना मुझे, लेकिन अभी बस घर पहुँचा। अगर भीग गया तो ना बीमार पड़ जाएगा। जाना मिनटों पर उतर रहती। ज़रियून ने बिना जवाब दिए कॉल काट दी। नाज़रीन चलो। ज़रियून नाज़रीन को आवाज़ देने लगा। नाज़रीन बारिश में भीगती अपने फ्लोर पर पहुंची तो आहत को मंतज़िर पाया। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? नाज़रीन ने पूछा। हाँ तुम जाओ चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। वैसे चाय पियोगी या कॉफ़ी? आहत ने एक शॉट नाज़रीन का गिर लपेटते हुए कहा। कॉफ़ी। नाज़रीन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने लगी। ज़रियून घर आया तो जाना मुंह पर हाथ रखे से देख रही। ज़रूर तो बारिश में नहा कर आया? जाना ने पूछा। हाँ वो फ्रेंड के साथ था। ज़रियून वजाहत देने लगा, और ये वजाहत क्यों दी ये भी वो नहीं जानता था। अगर तू बीमार पड़ गया तो जाना फिक्रमंद थी। ज़रियून का हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया और खुद ज़मीन पर बैठी इसके जूते उतारने लगी। ये तुम क्या करी? ज़रियून जैसे करंट खाकर उठा। अच्छा चौधरी साहब नहीं करती, जाकर चेंज कर लो प्लीज़। जाना ने मुस्कुराते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। ना चाहते हुए भी ज़रियून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ज़रूर चल उठ जा, देख कितना वक्त हो गया। जाना ज़रियून को कब से उठा रही थी। ज़रियून ने एक बार फिर से कस्मों का कर उठ गया। ज़रूर जाना बेड पर बैठी हुई से हिलाने लगी। जाना को ज़रियून का हाथ गर्म लगा। फिक्रमंदी से ज़रियून के माथे पर हाथ रखे टेम्परेचर देखने लगी। ज़रियून को तेज़ बुखार था, पता था यही होगा। अब बता भला कहाँ से बुलाऊं डॉक्टर को? जाना ज़रियून से शिकवा करते हुए उठी और टेबल से अपना मोबाइल उठाकर गुलनाज बेगम को फ़ोन करने लगी। नाज़रीन ने हाथ को फ़ोन करके बुला लिया था। अब दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे और साथ में फवाद और सदफ से भी बात करने लगे ना। नाश्ता खत्म करते ही नाज़रीन ने कॉल एंड कर ली थी। नाज़रीन तुम आज शाम को फ्री हो? आद ने पूछा। हाँ फ्री हूँ, नाज़रीन ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया और बर्तन समेटने लगी। नहीं मैंने सोचा अगर तुम्हारा ज़रियून के साथ कोई प्लान नहीं है तो हम डिनर पर चले, मैं काफ़ी बोर हो जाता हूँ। ऑफिस के बाद आद ने झिझकते हुए बताया। हाँ फ्री हूँ, लेकिन ज़रियून से पूछ लेती हूँ, नाज़रीन ने कहा और ज़रियून को कॉल करने लगी, लेकिन ज़रियून ने कॉल अटेंड नहीं की। ओके हम चलेंगे, नाज़रीन ने मुस्कुराते हुए आहत के साथ डिनर के लिए हामी भरी। दरअसल ज़रियून के दूर जाने से आहत और नाज़रीन करीब आ रहे थे और आहत को एक नई उम्मीद नज़र आ रही थी, और वो नाज़रीन और ज़रियून को दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो नाज़रीन के साथ रहना चाहता था। ज़रूर तू नखरे ना कर
तो नखरे ना ज़रा कम दिखा मुझे, चल शाबाश, ये जल्दी ये हल्दी वाला का दूध पी ले। जाना ने ज़रून को उठाया नहीं था। ज़रून खुद ही 2 से 3 घंटों के बाद उठ गया था। जब फ्रेश होकर आया तो जाना हाथ में दूध का गिलास लिए इसका इंतज़ार कर रही थी। ज़रून के मना करने के बावजूद जाना वही थी। जाना मुझे नहीं पीना। ज़रून चिढ़ कर बोला, ज़रून ये ना अम्मी जी ने कहा था तुझे पिलाने के लिए, देख तू मुझे इनकार कर सकता है लेकिन अम्मी जी को तो नहीं ना। अब अगर तू इन्होंने पूछा कि मेरे बेटे ने दूध पी लिया तो अब वो कैसा है तो मैं क्या कहूँगी। जाना इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। तुम जितनी सीधी लगती हो उतनी हो नहीं। ज़रून खफगी से बोला और जाना के हाथ से गिलास ले लिया। क्या है चौधरी असगर, क्यों बुलाया मुझे और आप मुझे पर अपना हुक्म क्यों चला रहे हैं। शब्बो ज़मीन पर आई तो असगर पहले से ही इसका इंतजार करता लेकिन शब्बो आती ही शुरू हो गई। बोल लिया। शब्बो का खामोश होती ही असगर ने कहा तो शब्बो उठ कर रह गई। शब्बो जाना बीबी की शादी क्यों हुई है, कैसे हुई है, मुझे सब जानना है। असगर ने संजीदगी से कहा। क्या लेकिन क्यों जानना है आपको, और आप जाना बीबी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे। शब्बो ने एक साथ सारे सवालात का डाले। शब्बो जो पूछा है ना वो बता मुझे। असगर ने अपना लहजा नरम रखने की कोशिश की। जाना बीबी ज़रून साहब को पसंद करती थी। ज़रून साहब आए, इनकी शादी हो गई और वो शहर चले गए बस। शब्बो मुंह बनाते बोले, नहीं ज़रून भाई माना कैसे। असगर पूरी तफसील जानना चाहता था। बेगम साहब ने ज़रून साहब से शादी की बात की, वो फ़ौरन मान गया। अब मैं जाऊँ। शब्बो असगर से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती लेकिन मजबूरी थी। जा बाकी फिर सही। असगर ने मुस्कुराते शब्बों को जाने की इजाज़त दे दी। कहाँ गायब रहते हो तुम नाज़ली, लंच टाइम में ज़रून के ऑफिस आई थी। यार काम का बर्डन ज़्यादा है बस। ज़रून के कंधे उचकाते हुए कहा, ज़रून मेरी एक फ्रेंड की शादी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। प्लीज़ मना ना करना। नाज़ली मिन्नत भरे लहजे में बोली। नाज़ली तुम्हारी फ्रेंड की शादी में मेरा क्या काम। ज़रून ने पूछा, मुझे नहीं पता क्या काम है, बस हम चलेंगे। और पता है मुझे तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए तो जाओगे नहीं, इसलिए मैं आहत के साथ चली जाऊंगी। नाज़ली नरूठेपन के साथ बताने लगी। ज़रून सुन ना। ज़रून ऑफिस से जल्दी आ गया था। फ्रेश होकर आराम के घर से लेटा था जब जाना बेड की दूसरी तरफ बैठते हुए लाड से बोली, खैर तो है जाना सिकंदर। ज़रून ने हंसते हुए पूछा। जाना के लिए ज़रून के दिल में नफरत खत्म हो चुकी थी। जाना का ज़रून की हर ज़रूरत का ख्याल रखना ज़रून को अच्छा लग रहा था। और वैसे भी ज़रून नाज़ली के भी साथ तो था। अब कोई मसला नहीं था। वो ना मेरी एक सहेली है, इधर ही रहती है, इसकी नंद की शादी है। बहुत जोर दे रही थी, मुझसे इनकार नहीं हुआ। जाना नज़र चुराते हुए बताने लगी। क्या जाना तुम कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। ज़रून उठकर बैठ गया। फिक्र न कर, साथ जाने का नहीं कहती तो बस मुझे बाजार ले जा, मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं और कोई तोहफा भी ले लूँगी। जाना ने फ़ौरन अपने मतलब की बात की। ठीक है तैयार हो जाओ, हम चलते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। ज़रून ने मुस्कुराते हामी भर ली। जाना खुशी खुशी तैयार होने चलेगी। जाना के जाते ही ज़रून ने नाज़ली को कॉल की। हाँ ज़रून, नाज़ली किचन में अपने लिए डिनर रेडी करी थी। तुम्हारी फ्रेंड की शादी कल है ना। ज़रून ने तस्दीक चाहिए। हाँ कल है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। नाज़ली अब भी खफा थी। ये शायद ज़रून को मनाने का नया तरीका था। बस वैसे ही सोचा कंफर्म कर ली, मैं तुम्हें खुद ही पिक कर लूँगा। ओके। ज़रून ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो नाज़ली खुशी से उछलने लगी। ज़रून नाज़ली के साथ जाने के लिए परेशान था लेकिन जाना के ने ये मुश्किल खुद ही आसान कर दी थी। ज़रून को साथ जाने के लिए फोर्स नहीं किया। इस बात पर ज़रून ने सूखा सांस लिया था। अब ज़रून बासानी नाज़ली के साथ जा सकता था। जाना भी अपनी सहेली के यहाँ चली जाएगी तो इसकी फिक्र नहीं थी। जाना जल्दी करो यार, तुम्हें पता है आहद अगर तुम्हारी जगह ज़रून होता ना अब तक मरने वाला हो जाता। पता नहीं क्यों मरता वो शॉपिंग के नाम पर। नाज़ली ने हंसते हुए कहा। हाँ ये तो सच है, चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी पसंद का ड्रेस दिलवाता हूँ। आहद नाज़ली का हाथ पकड़ते हुए दूसरी शॉप पर ले गया। देख ज़रून, ये शॉपिंग करना ना तेरे बस की बात नहीं है, तू बस यहाँ खड़ा रहा और देख मैं कैसे खरीदारी करती हूँ। जाना शॉप के अंदर जाते ही बोली तो ज़रून वहीं दरवाजे पर ही रुक गया और जाना को आगे बढ़ने का इशारा किया। भैया सुनो। जाना एक सिंपल शर्ट को देखते हुए बोली। यस मैम। ये शर्ट कितने की है। जाना ने पूछा। मैम प्राइस टैग साथ ही है, ये शर्ट 5,000 की है। प्लीज़ मैम ने सेल्समैन ने जाना को टैग दिया। खुदा का खौफ करो भैया, 1500 की शर्ट है जो 5,000 की बता रहे हो। जाना मुंह बनाते बोली। मैम ये फ़िरोज़ मलिक की शर्ट है। इस लड़के ने वजाहत दी। तो क्या फ़िरोज़ मलिक की हो या इसकी माँ की, मुझे कैसे। चलो पैक करो इसे। जाना हुक्म देती हुई आगे बढ़ गई। ज़रून मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जाना के बढ़ते ही ज़रून ने वो शर्ट पैक करवाई और उसकी पूरी पेमेंट की। ज़रून वो सामने कोने वाली दुकान पर चलते हैं और ये 1500 ही दिया ना। जाना दुकान से निकल कर दाएं तरफ इशारा करते हुए बोली। ज़रून सर झटकता जाना के साथ इसकी शॉप पर आ गया जहाँ इसने बोला था। दुकान में जाते ही ज़रून की नज़र बिल्कुल सामने वाली डमी पर पड़ी। ग्रे कलर की मैक्सी फ्रॉक जिस पर सिल्वर कलर में इंतहाई नफासत से काम हुआ था। ऐसी ड्रेस नाज़ली तो नहीं पहनेगी, ये इसके टाइप की नहीं थी। ज़रून सोचने लगा इसे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी। ज़रून तू मदद करना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। जाना ज़रून को मदद तलब नज़रों से देखती बोली। तो अगर मेरी पसंद है तो ये सामने वाला ले लो। ज़रून ने कहा। वाह ज़रून तेरी पसंद बुरी नहीं है, लेकिन क्या है ना मेरी पसंद ज़्यादा अच्छी है। जाना ने ज़रून को देखते हुए कहा। ज़रून नज़रें चुराने लगा। ज़रून तैयार होकर जाना से पहले ही घर से निकल गया था क्योंकि इसे पहले नाज़ली को पिक करना था जबकि जाना को इसकी फ्रेंड का ड्राइवर पिक करने वाला था। नाज़ली अपनी फ्रेंड के साथ स्टेज पर थी। ये इसके वलीमे की
तकरीब थी। नाज़ली वो सामने जो औरत है ना मेरी भाभी के साथ, वो भी ज़रियून भाई की तरह गाँव से है। नाज़ली की फ्रेंड ने इसे बताया, अच्छा देखने में तो नहीं लग रही, और तुम ज़रियून का मुकाबला किसी और से मत करो, वो गाँव में पैदा ज़रूर है लेकिन वहाँ रहता नहीं है। नाज़ली ये औरत ना मेरी भाभी की फ्रेंड है। भाभी बता रही थी जायदाद के तनाज़े पर इसके वालिदैन का कत्ल हुआ था, तब ये छोटी थी। नाज़ली की फ्रेंड को हमदर्दी थी, क्या जाहिल लोग हैं इसलिए नफरत है मुझे ऐसे ज़मींदारों और वडेरों से बात कुछ होती नहीं है और कत्ल वगैरह वाजिब कर लेते। नाज़ली को गुस्सा आने लगा, वैसे नाज़िया अगर तुम्हारा ज़रियून भी इसी तरह की फैमिली से यानी कत्ल तो क्या तुम फिर भी इससे शादी करती? ज़ाहिर है शादी के बाद तो तुम्हें गाँव ही जाना है। नाज़ली की फ्रेंड नाज़ली को डरा रही थी, क्या है तुम्हें, मुझे डराओ तो मत, ज़रियून की फैमिली ऐसी नहीं है ओके, और मैं शादी के बाद गाँव नहीं जाने वाली, समझी? नाज़ली खफगी से मुँह दूसरी तरफ करते हुए बोली, अच्छा यार नाराज़ मत हो, वैसे ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ये लोग बहू को अलग नहीं रखते, ख़ास तौर पर जब वो शहर से हो, तो बस मैं मजाक कर रही थी, तुम अपना मुंह ठीक करो। नाज़ली की फ्रेंड नाज़ली को वजाहत देते हुए मनाने लगी, ज़रियून मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। नाज़ली ज़रियून का हाथ पकड़ते हुए बोली, किससे? ज़रियून ने पूछा, चलो ना, मेरी फ्रेंड है ना, इसकी भाभी से मिलवाना है, मैंने इन्हें बताया हुआ है कि तुम मेरे मंगेतर हो। नाज़ली ने हंसते हुए कहा बताया तो। ज़रियून मुस्कुराते इसके साथ चल पड़ा। भाभी ले आई मैं, नाज़ली ने कहा, लेकिन आगे वो मौजूद नहीं थी। असला ज़रियून सलाम लेते लेते रुक गया, चेहरे का रंग फक हो गया, सांस रुकने को थी। वो कभी नाज़ली को देखता तो कभी जाना को। नाज़ली ने स्टाइलिश शर्ट पहने रखी थी जिसे पहनकर वो इंतहाई मॉडर्न लग रही थी, जबकि जाना ने ज़रियून की पसंद की फ्रॉक पहन रखी थी, कमर तक आते बालों को कर्ल किया हुआ था। किसी भी तौर पर वो नाज़ली से कम नहीं लग रही थी। बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल और मुनासिब मेकअप, वो ये गाँव वाली जाना तो बिल्कुल नहीं थी। लो भाभी तो यहाँ है ही नहीं, चलो बाद में मिल लेंगे, नाज़ली ने कहा। इसे किसी फ्रेंड ने आवाज़ दी तो वह सर हिलाती हुई इसकी तरफ चल पड़ी। ज़रून जाना हैरत के मारे सिर्फ ज़रियून का नाम ही ले सकी थी। ज़रून तू यहाँ क्या करा, और ये लड़की कौन थी? जाना हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात लिए बोली। वो दरअसल ज़रियून बहाना ढूंढने लगा, रहने दो तू, ये जो पसीना आ रहा है मुँह को ताला लग रहा है, जाना मेरे साथ आओ प्लीज़, सब बताता हूँ। ज़रियून ने जाना का हाथ पकड़ा और अपने साथ हाल से बाहर ले आया। तुम यहीं रुको, मैं कार यहीं लेकर आता हूँ, ज़रियून ने जाना से कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। जाना सोफे पर बैठी अपने हाथों को घूर रही थी, आंखें भी छलकने को तैयार थी। जाना को ऐसे देखकर ज़रियून को कुछ हो रहा था। जाना तुम मेरी बात सुनो। ज़रियून ने ज़मीन पर बैठते हुए जाना के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जाना ने ज़रियून की तरफ नज़र उठाकर देखा तो आंसुओं को रोकना पाई। पागल, वो अपना आहद है ना, ये लड़की इसकी मंगेतर थी। ज़रियून ने जाना के आंसुओं को अपनी उंगलियों में जज्ब करते हुए बताया, क्या सच में? जाना ने तस्दीक चाहिए, हाँ यार सच में, वो वाहद की मंगेतर है। जिस लड़की की शादी थी वो इसकी दोस्त थी। मैं तो तुम्हें लेने आया था, वहाँ मुझे वो मिल गई, बस बातों बातों में मुझे तुम्हारी फ्रेंड से मिलवाने ले गई। ज़रियून ने तेज़ी से धड़कते दिल के साथ खूब महारत से पूरी कहानी सुनाई। तू पहले बता देता ना, ऐसे ही मुझे इतना रुलाया, तुझे पता है अम्मा अब्बा के बाद आज मैं दूसरी बार रोई हूँ, जाना ने खफगी भरे लहजे में बताया। अच्छा जी, पहले कब रोई थी? ज़रियून दिलचस्पी ले रहा था। जब हवेली में तेरे कमरे में आई थी, फिर तूने कहा था कि तू जा रहा है, तब बहुत रोई थी मैं, जाना ने नज़र झुकाते हुए बताया। ज़रियून बिना कुछ कहे जाना को देखने लगा। ये वो जाना थी ही नहीं है। ज़रियून ने खुद ही इसे पहचानने में देर कर दी। कितना यकीन है इसे मुझ पर, मेरे झूठ पर भी यकीन कर लिया। इतना बुरा सलूक रखा, इसके बाद फिर भी घर वालों को मेरी शिकायत की बजाय मेरी तारीफ़ों का पुल बांध दिया, और सिर्फ इन कपड़ों में ही प्यारी लग रही है। या सच में इतनी प्यारी, इतनी मासूम है? ज़रियून दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। इसे जाना अच्छी लग रही थी। इसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहे हो? जाना ने मसूई गुस्सा दिखाया। देख रहा हूँ कि ज़रियून हयात की बीवी बनकर तुम प्यारी नहीं हो गई, ज़रियून ने शरारत से कहा। तो जाना ने पास पड़ा कुशन ज़रियून के मुंह पर दे मारा, जिस पर दोनों ने कहका लगाया, आहत प्लीज़ नो। नाज़ली ने आहत का रिप्लाई देखते ही कॉल की, आहत प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ ना। नाज़ली ने एक बार मिन्नत की। तो ये ज़रियून कहाँ है? तुम दोनों एक साथ गए थे ना? आहत बिस्तर से उठता हुआ पूछने लगा। हाँ था तो साथ ही, लेकिन वो वापस चला गया। इसका मैसेज मिला था कि वो वापस जा रहा है, कुछ काम है। नाज़ली को ज़रियून के इस तरह जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम ऐसा करो, अपने बॉयफ्रेंड चेंज कर लो या इसकी ट्यूनिंग करवाओ, आहद ने अब की बार हंसते हुए कहा और पार्किंग तक पहुंच चुका था। आज एक खुशगवार सुबह का आगाज़ हुआ था। ज़रून तो ऑफिस नहीं जाएगा। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन ज़रियून अभी भी बिस्तर पर था। जाना नाश्ता रूम में ही ले आई थी। नहीं आज दिल नहीं कर रहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़रियून ने कहा। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? जाना नाश्ते के बर्तन समेट कर टेबल पर रखती हुई बोली। हाँ पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर लंच, फिर तुम्हें किसी अच्छे से सैलून में छोड़ूंगा, इतनी देर ऑफिस चक्कर लगाऊंगा, फिर तुम्हें घुमाऊंगा और हम डिनर भी बाहर करेंगे। बल्कि मैं तुम्हें अपनी फेवरेट प्लेस दिखाऊंगा, इधर ही डिनर करेंगे। ज़रियून ने एक ही सांस में सारी प्लानिंग सुना दी। काश मुझे पता होता ज़रूर कि तू मुझे ऐसे मिलेगा, मैं ये आंसू तेरे सामने पहले ही बहा लेती, जाना खोए हुए अंदाज में बोली। तो ज़रियून हंस पड़ा। वेलकम बैक। नाज़ली ने दरवाज़ा खोलते हुए सदफ़ और फवाद का इस्तकबाल किया और मानो को सदफ़ की गोद से ले लिया।
नाराज़ हो सदफ ने पूछा तो नाजली ने बाद में सारी ला दी। सॉरी नाजली, दरअसल फिर एक शादी में जाना पड़ा, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे तो सबने रोक लिया। हमें फवाद ने बताया, मैंने आप दोनों को थोड़ी मिस किया। मैं तो मानो को मिस कर रही थी। नाजली ने मानो की गाल पर बोसा देते हुए बताया। जरयून जाना का इंतजार कर रहा था। जाना सलून से निकली तो जरयून नज़र हटाना भूल गया। जाना ने लाइट कलर की कमीज शलवार पहन रखी थी। शफून का दुपट्टा कंधे की एक तरफ था। कमर तक आते बालों की कटिंग हो चुकी थी और इनकी लेंथ के साथ साथ बालों का कलर भी चेंज था। अब ऐसे ही देखते रहेगा क्या? जाना ने जरयून की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही हो। जरयून ने कहा तो जाना हंसने लगी। कहाँ जा रही हो? फवाद ने सदफ को रूम से जाते हुए देखा। फवाद, मुझे ना नाजली कुछ परेशान लग रही थी, इसने आज डिनर भी अच्छी तरह नहीं किया। सदफ वापस बेड पर बैठती हुई बोली, नोट तो मैंने भी किया। तुम ऐसा करो, इससे बात करो जाकर, बल्कि मानो को भी ले जाओ, सो भी वहीं जाना। फवाद ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। नाजली की वजह से बोल रहे हो या कोई और बात है? सदफ फवाद को शकी नज़रों से देखती हुई बोली। पागल मत बनो, फवाद ने मुँह हंसते हुए कहा तो सदफ मानो को गोद में लिए नाजली के रूम में आ गई। तो और बताओ नाजली, क्या किया हमारे बाद से? सदफ ने पूछा। कुछ खास नहीं, वही रूटीन रही, कोर्ट से घर या हाथ के साथ नाश्ता और डिनर। नाजलिया मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन वो उदास थी। और जयजून कैसा है, वो नहीं आया क्या? नहीं, वो आजकल ऑफिस में बहुत बिजी है और इसने कहा तुम दोनों यहाँ नहीं हो तो इसका यूँ घर आना मुनासिब नहीं। नाजली ने बेड की बैक रेस्ट के साथ सर लगाते हुए बताया। ना चाहते हुए भी इसके चेहरे से उदासी जाहिर हो रही थी। नाजली, कोई और बात भी है क्या? नाजली प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सदफ ने नाजली का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। आपकी बार नाजली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सदफ, जरयून बदल गया, वो पहले जैसा नहीं है। नाजली ने रोते हुए बताया। क्या हुआ, क्या कहा इसने? बताऊँ मुझे? सदफ नाजली को के आंसू साफ करती हुई पूछने लगी। पता नहीं सदफ, वो बदल गया। पहले मुझे मेरी हर बात मानता था, ऑफिस मेरी टाइमिंग के हिसाब से जाता था, हम तकरीबन डेली एक साथ डिनर करते थे। अब तो जैसे मुझे भूल गया है। मैंने 3 दिन से इसे बात नहीं की और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक भी कॉल या मैसेज करके नहीं पूछा। नाज़िर चुप करो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम इससे बोलो कि वो अपनी फैमिली से बात करे। शादी अभी नहीं करनी मत करो, लेकिन कम से कम मंगनी या निकाह तो हो सकता है ना। इसे तुम्हें ये यकीन तो रहेगा ना कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसे भी पता होगा कि तुम इसकी जिम्मेदारी हो। सदफ नाजली को समझाने लगी। जितने मर्जी मुंह बना लो, तुम्हें खाना तो यही पड़ेगा। जरयून ने हंसते हुए कहा। मैंने ही कारी जाना है प्लेटर अपने आगे से हटाते और उठने लगी, मगर जरयून ने जाना का हाथ पकड़ लिया। बैठो वापिस, जरयून ने घूरते हुए कहा। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। जाना वापस बैठते हुए बोली। इसे मैकरोनी कहते जाना बीबी। जरयून हंसते हुए कहा। जरयून, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जाना ने कहा, लेकिन जरयून के घूरने पर चुपचाप खाने लगी। वो लोग खाना खा रहे थे जब जरयून को नाजली की कॉल आने लगी। जरयून ने एक हाथ नज़र स्क्रीन पर डाली, मगर कॉल अटेंड किए बगैर मोबाइल उठाकर बेड की साइड टेबल पर रख दिया। किसका है? जाना ने पूछा। फ्रेंड का है, बाद में बात कर लूँगा, तुम खाओ, जरयून ने कहा और जाना से बातें करने लगा। ज़रूर तुम मुझे बाजार ले जाएगा क्या? हम 1-2 दिनों में हवेली जा रहे हैं ना सबसे मिलने, तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा, खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। जाना ने बाजार जाने की असल वजह बताई। अच्छा ठीक है, मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा, तुम तैयार है ना? ज़रूर ने मुस्कुराते हुए कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से थोड़ी दूर जाती ज़रूर ने नाजली को कॉल मिलाई, मगर नाजली ने कॉल अटेंड नहीं की। ज़रूर ने कई बार कोशिश की, लेकिन जवाब न पाकर नाजली को मैसेज करने लगा। नाजली, शाम 7 बजे तक रेडी रहना, हम डिनर पर चल रहे हैं। आज मॉल में घूम रहा था, इसे जरयून नजर आगे से पहले कि जरयून को आवाज़ देता। वो जरयून के साथ जाना को देखकर चौंक गया, लेकिन वो इसका चेहरा ना देख सका। ये जरयून के साथ कौन है? आहत को तशवीश होने लगी, कहीं जरयून नाजली को धोखा। आहत सोचने लगा। जब वो अपने ख्यालों से निकला तो जरयून और जाना वहाँ से जा चुके थे। जरयून शाम 7 बजे मखसूस जगह पहुंचा तो नाजली वहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन जरयून को देखते नाजली ने रुख मोड़ लिया। ये एक सुनसान सड़क थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। सड़क की एक तरफ नाजली की कार खड़ी थी। जरयून ने अपनी कार भी इसी के पीछे रोकी और नाजली के पास आ गया। नाजली, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। जरयून ने नाजली का रुख अपनी तरफ किया तो हैरान हुआ। नाजली की आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। नाजली, तुम रोई थी? जरयून ने नाजली का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछे। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम रहो अपने बिजनेस में बिजी। नाजली ने जरयून के हाथ पीछे करते हुए कहा। नाजली, क्या हो गया यार, तुम्हारे सामने ही है सब। जरयून को समझ नहीं आया अब वो क्या कहे। इसे अब एहसास हो रहा था जाना को अपनाने के बाद वो सच में नाजली को भूल गया था। अच्छा ना यार, सॉरी, प्लीज़ मान जाओ। जरयून ने नाजली के कान पकड़ते हुए कहा। नाजली पहले ही ठीक नहीं थी लग रही, पर ऊपर से अचानक जाना के बारे में बताता तो यकीनन इसका बहुत बुरा असर होता। तुम्हें पता है जरयून तुमसे ज़्यादा आहत मेरा ख्याल रखता है। मेरी पसंद नापसंद, मुझे कब चाहिए क्या चाहिए होता है, इसे सब पता होता है। मेरी हर मुश्किल में जब तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए तब वो मेरे साथ होता है। तुम हमेशा मुझे अकेले छोड़ जाते हो। नाजिया बाकायदा रोने लगी। अच्छा सॉरी ना, जरयून ने माजर करते नाजी को गले लगा लिया। असगर, ये तो चौधरी जरयून की गाड़ी है ना? फीके ने गाँव की हदूद में दाखिल होते जरयून की गाड़ी को देखते हुए कहा। वो और असगर किसी काम से शहर जा रहे थे।
ज़रियुन की गाड़ी को देखते हुए कहा। वो और असगर किसी काम से शहर जा रहे थे। हाँ, लग तो इसी की रही, असगर ने कहा और अपनी जीप एक तरफ रुकवा दी। जब ज़रियुन की गाड़ी करीब से गुजरी तो असगर की नज़र फ्रंट सीट पर बैठी जाना पर पड़ी। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। चौधरी शहर जाना है, ये है ना, जाना है या वापस? फीके से शहर जाना है या वापस? फीके ने पूछा। तू यहीं रुक फीके, मैं शहर अकेला जाऊंगा, मुझे खबर देते रहना, असगर ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फीका फौरन जीप से उतर गया। बिस्मिल्लाह। अम्मा जी शहर में थी जब ज़रयून और जाना एक साथ अंदर आए। अम्मा जी ने अपनी चरपाई पर ही बैठते हुए बाहें फैला दी। जाना भागते अम्मा जी के पास चली गई। क्या हुआ अम्मा जी, कौन आया? गुलनाज बेगम हवेली में अचानक अफरा तफरी देखकर अम्मा जी से पूछे। सहन में आ गई। ज़रून गुलनाज बेगम का चेहरा खुशी से खिल गया और ज़रयून बारी बारी अम्मा जी और गुलनाज बेगम से मिला और फ्रेश होने चला गया। अम्मा जी मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। फिर मैं रात का खाना आपके हाथ का पका हुआ खाऊंगी, जाना ने अपना बैग उठाते हुए कहा। तो गुलनाज बेगम ने मुस्कुरा दी। आहत 2 दिन से ज़रयून और नाज़ली के बारे में सोच रहा था। ऑफिस से घर आ रहा था लेकिन अभी भी इसी सोच में था। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर ज़रयून ने नाज़ली को धोखा दिया तो अगर बाद में नाज़ली को मालूम हुआ कि मैं ये सब जानता हूँ तो मैं भी इतना ही कसूरवार हूँगा। नहीं, अगर मैं नाज़ली की खुशी के लिए ज़रयून को इसके साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ तो इसकी खुशियों के लिए ज़रयून के सामने भी आ सकता हूँ। आह ने फैसला कुन लहजे में खुद से कहा। नाज़ली ज़रयून गाँव कब गया? फवाद ने पूछा। कल गया है, शायद इनकी ज़मीनों का मसला है। नाज़ली ने आहत को चाय का कप थमाते हुए बताया। वापस कब आएगा आपकी बार? आहत ने पूछा। ये मुझे नहीं पता, 2-3 दिन तक ही आ जाएगा। नाज़ली सदफ के साथ सोफे पर बैठती हुई बोली। यानी ज़रयून के आने से पहले मुझे नाज़ली से बात करनी होगी, जो भी हो, चाहे ये मेरा वहम ही क्यों ना हो, मुझे बात करनी ही होगी। आहत चाय का कप हाथों में लिए सोचने लगा। शबो ये तू क्या बोल रही है? इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? जाना हैरान हुई। जाना बीबी आप ज़रून साहब के साथ थी तो सोचा आपको परेशान ना करूं। शबू शर्मिंदा थी। और बता क्या किया? क्या इस असगर ने जाना ने पूछा। अब आपसे मिलना चाहता है। शबू ने जाना के बाल बांधते हुए कहा। अच्छा चल मिल ही लेती हूँ। जाना ने सोचते हुए असगर से मिलने की हामी भर ली। नाज़ली अगर तुम्हें अब कोई काम नहीं आया तो क्या हम कहीं चलें? दरअसल मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। आहत ने झिझकते हुए पूछा। हाँ फ्री हूँ, चलो। नाज़ली फौरन मान गई। वो भी कोर्ट से निकली थी जब आहत की कार पार्किंग में नजर आई। नाज़ली आहत की कार देखकर इसकी तरफ आगे बढ़ा। वो वापस आहत के साथ जाने वाली थी। आहत क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? नाज़ली आहत को नोट कर रही थी। वो ड्राइव तो कर रहा था लेकिन इसका ज़हन कहीं और था। आहत ने कार रोकी और नाज़ली को देखने लगी। आहत प्लीज, मुझे घबराहट हो रही, तुम्हें जो भी कहना है आप कहो। नाज़ली जिद पर उतर आई। ठीक है। आने गहरी सांस ली। नाज़ली मैं जानता हूँ जो कहने जाऊँ तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा लेकिन मैंने खुद देखा है। आहत तमहीद बांधते हुए बोला। आहत 1 मिनट, मुझे पानी पीने दो, नाज़ली ने कहा और पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए आहत इसे मुंह से लगा लिया। हाँ अब बोलो। नाज़ली को अब सच में तशवीश होने लगी। अगर किसी बात पर आहत भी इतना परेशान है तो यकीनन कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। नाज़ली ज़रयून तुम्हें धोखा दे रहा है, आहत ने तेज लहजे में कहा और तेज से सांस लेने लगा जैसे दिल पर कोई बोझ था जो अब ना रहा हो। क्या? नाज़ली को झटका लगा, आंखों से आंसू बहने लगा। हाँ नाज़ली, आहत ने कहा और नाज़ली को मॉल वाली बात बता दी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मुझे चीट कराया? मॉल में कोई एक लड़की थोड़ी होती है। नाज़ली आहत से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी कि ये झूठ है। नाज़ली ज़रयून का यूँ अचानक अपार्टमेंट छोड़ देना, हम सबसे कम मिलना और अब अचानक वो गाँव चला गया। ऊपर से मैंने खुद देखा है ज़रयून ने इसका हाथ थाम रखा था। हाथ को खुद भी नाज़ली के लिए बुरा लगा था। ज़रयून के वापस आते ही हम शादी कर लेंगे, देखना तुम। नाज़ली अपने आंसू साफ करते हुए खुद को तसल्ली देने लगी। गुलनाज उदास मत हो, देखो हमारे कहे बगैर हमसे मिलने आया है ना। ज़रूर जाना भी कितनी खुश है, थोड़े दिनों तक की तो बात है, फिर जाना को लेने आएगा। अब देखना मेरा बच्चा इस तरह हवेली आता रहेगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ज़रूर हवेली आएगा तो वापस नहीं जाएगा। अम्मा जी गुलनाज बेगम को तसल्ली देने लगी। गुलनाज बेगम में ज़रूर के जाने का जिक्र सुनकर रोने लगी थी। शबो जा बेटा, ज़रूर को बुला ला, गाड़ी तैयार है। गुलनाज बेगम अपने आंसू साफ करते हुए बोली। शबो को आवाज़ देने लगी। शबो अपनी ही धुन में ज़रून के कमरे में जाना को बुलाने आई थी। ज़रून के हवेली में रहने की आदत नहीं थी इसलिए शबो ने अपने पहले हिसाब से बिना दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा खोल दिया लेकिन जाना को ज़रून के करीब देकर उल्टे पाँव भाग गई। जाना बीबी सॉरी। शबो के इस तरह भागने पर जाना और ज़रून यूँ हंसने लगे। चलो चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ज़रून जाना की गाल थपथपाते हुए बोला। तो वो भी अपना ख्याल रखना और हाँ सारी रात घर से बाहर ना रहना, जाना ने मुस्कुराते हुए कहा और ज़रून मुस्कुराने लगा। बस अब और नहीं, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। नाज़ली मुझसे नाराज़ होगी लेकिन मैं माफ़ी मांग लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा, पाँव पकड़ लूँगा, जो करना पड़े करूँगा। हाँ यही सही है। ज़रयून वापस शहर जा रहा था। नाज़ली रोड पर खड़ी ज़रयून का इंतजार कर रही थी। ये वही रोड था जहाँ वो दोनों अक्सर मिलते थे। ज़रयून ने गाड़ी रोकी तो नाज़ली ने सुकून का सांस लिया। थैंक गॉड ज़रयून तुम आ गए। नाज़ली खुश हुई थी। नाज़ली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ज़रयून ने वक्त ज़ाया किए बगैर नाज़ली को सच्चाई बताने का सोच लिया। हाँ कहो। नाज़ली आंखों में उम्मीदें ज़रयून को देखने लगी। नाज़ली मैं जानता हूँ जो कहने जा रहा हूँ तुम इसके लिए तैयार नहीं हो।
बट ज़रियून ने झिझकते हुए बात का आगाज़ किया। ज़रियून बोलो ज़रियून चुप क्यों हो गए? नाज़ली बेचैन थी। नाज़ली वो मैं तुमसे शादी। ज़रियून अभी नाज़ली को ये बताने के लिए वो इससे शादी नहीं कर सकता। अल्फाज ढूंढ ही रहा था जब नाज़ली ज़रियून के गले लगी। थैंक यू ज़रियून, मैं तो हार की बातों से डर ही गई थी, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे कभी चीट नहीं कर सकते। सदफ मैं बहुत बहुत खुश हूँ। नाज़ली सदफ़ के कमरे में इसके बेड पर लेटी हुई बोली। चलो शुक्र है एक डर तो ख़त्म हुआ। सदफ़ ने कब बोर्ड बंद करते हुए कहा और एक नाज़ली के साथ आकर बैठ गई। हाँ लेकिन मुझे डर है मम्मा और भैया से क्या कहूँगी। नाज़ली परेशान थी। इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, बस तुम चुपचाप ज़रियून से मंगनी करवा लो और ज़रियून को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी फैमिली को नहीं पता। सदफ ने इस मसले का हल पेश किया। क्या सदफ तुम पागल हो गई क्या? मम्मा लोगों को नहीं बताना और ज़रियून को भी नहीं। ये सब क्यों? नाज़ली उठकर बैठ गई। नाज़ली अगर इन्हें पता चला ना तो वो फ़ौरन शादी चाहेंगे जो तुम दोनों अभी करना नहीं चाहते। वैसे भी तुम ये एंगेजमेंट सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रही हो। सदफ ने अपनी बात की वजाहत दी। यू आर राइट। अच्छा सुनो, कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, तुम्हारी चॉइस किसी काम की नहीं है। नाज़ली ने कहा तो दोनों हंसने लगी। वाह वाह, जाना सिकंदर मुझसे मिलने खुद तशरीफ़ लाई। असगर ज़मीनों पर था जब जाना और शबो वहाँ पहुँच गए। सलाम बीबी जी। फ़ीके ने सर झुकाते हुए जाना को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। असगर हमें अकेले में बात करनी है। जाना ने पहले फ़ीके के सलाम का जवाब दिया और फिर असगर से बोली, फ़ीके तू हवेली चल, मैं आता हूँ। असगर ने फ़ीके से कहा तो फ़ौरन वहाँ से चला गया। बैठो जाना बीबी। असगर ने वहाँ मौजूद चारपाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मैं जान सकती हूँ चौधरी असगर मेरे बारे में इतनी मालूमात क्यों जा रही थी? जाना ने बैठते हुए पूछा। तू मेरी शिकायत लगाई गई है। असगर ने शबो की तरफ देखते हुए कहा। तो शबो के चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट थी। मैंने कुछ पूछा है? जाना ने घूरते हुए पूछा। जाना बीबी मैं ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ। मानता हूँ मेरे माँ बाप ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन वो अपनी सज़ा भुगत चुका है। असगर जाना के सामने वाली चारपाई पर बैठते हुए बोला। सब इतना आसान है क्या? तूने कहा और मैंने मान लिया। जाना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, इसके लिए मुझे आपके आगे हाथ जोड़ने होंगे। मर्द हूँ, अपनी अना को एक तरफ रखते हुए झुकना होगा। असगर ने कहा तो जाना और शब्बो दोनों हैरत से देखने लगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं असगर। जाना ने कहा। जाना बीबी यानी आप चाहती हैं आप हमारी नस्लें इस तरह कत्ल करती रही माफ़ नहीं करेंगी तो कल को आपके बच्चे मुझे कत्ल करके बदला लेंगे, फिर मेरे बच्चे और रिश्तेदार, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। असगर मायूसी से बोला। आज असगर का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं ये नहीं चाहती लेकिन मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जाना ने उठते हुए कहा। जाना को उठता देखकर शबो भी फ़ौरन उठ गई। लेकिन तू जाना बीबी के बारे में पूछ। तू ऐसा रहा था जैसे बड़ी बहन समझता हूँ, बहन ही की नज़र से देखता हूँ इसे। शबो की बात मुकम्मल होने से पहले ही असगर बोल पड़ा। शबो असगर की बात पर शर्मिंदा हो गई जबकि जाना असगर को सवाली नज़रों से देखने लगी। जाना बीबी मैं आपसे शबो को मांगना चाहता हूँ इसीलिए आपको पूछ रहा था। असगर ने जाना की नज़रों का मफहूम समझते हुए शबो की तरफ देखते हुए कहा था। शबो का रंग उड़ गया। नाज़ी क्या सोच रही? सदफ ने पूछा। कुछ नहीं यार, जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अजीब लग रहा है। नाज़ी मोबाइल को साइड पर रखते हुए बोली। नाज़ी मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। सदफ ने कहा। क्या मतलब सोच लो? मैं चाहती थी जो वो हो रहा है। जाना ये क्या बोल रही है बेटा, ऐसी कैसी दुश्मनी खत्म कर दे। गुलनाज बेगम जाना की बात सुनकर हैरान है कि अम्मी जी क्या आप नहीं चाहती ज़रूर वापस आए, हम सब एक साथ रहें? जाना ने उल्टा सवाल किया। भला ये भी पूछने की बात है गुलनाज बेगम का? गुस्सा ज़रूर का नाम सुनते ही हवा हो गया। बस अम्मी जी मेरा साथ दे। ठीक ही तो कहता है असगर, इसमें इसका कसूर नहीं। वैसे भी ताए करामत को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जाना नरोटेपन से बोली। कमाल हो गया जाना तू भी। अब ज़रूर की ज़बान बोलने लगी। अम्मा जी छड़ी का सहारा लेती हुई गुलनाज बेगम के कमरे में आ गया। अम्मा जी आए। गुलनाज बेगम अब अपनी जगह से उठी और अम्मा जी को सहारा देती हुई बेड तक ले गई। अम्मा जी आप भी यही चाहती थी ज़रूर कभी वापस आए? अम्मा जी आखिर कब तक ये दुश्मनी पालेंगे? हम जितना पालेंगे ना उतनी ही बढ़ेगी। ताए करामत को इस दुनिया में सज़ा मिल चुकी है, आप बाकी इस रब पर छोड़ देना। जाना मिन्नत भरे लहजे में बोली। जाना की बात सुनकर अम्मा जी ने कोई जवाब ना दिया। ज़रियून तुम दोनों अपने ड्रेसेस कब लाओगे? फवाद ने ज़रियून से पूछा। ज़रियून कुछ देर पहले ही आया था। कौन से ड्रेसेस? ज़रियून ने चौंक कर पूछा। चेक करवाओ फवारी से, कहीं इसकी यादाश्त तो नहीं चलेगी। सदफ ने किचन से बाहर झांकते हुए कहा तो फवाद हंसने लगा। जाहिर है यार एंगेजमेंट के लिए। फवाद ने कहा। ओह सॉरी मेरे सहन से निकल गया था। ज़रियून ने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। लो भैया अब ये भी भूलने वाली बात थी क्या? फवाद ने शिकवा किया। अच्छा छोड़ो, तुम दोनों बताओ नाज़ली कहाँ है? ज़रियून ने मौजू बल्ला। वो हाथ के साथ मार्केट गई, सदफ ने बताया। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ज़रियून का सब कुछ अजीब लग रहा था। क्या यार इतने दिनों बाद आए हो, आप डिनर करके जाना। फवाद ने जिद की। ज़रियून को मजबूरन रुकना ही पड़ा। हाथ कहाँ है? फाइल। नाज़ली ने फ़ोन कान से लगाए पूछा। अच्छा वेट करो देखती हूँ। नाज़ली ने फ़ोन बेड पर रखा और कपबोर्ड देखने लगी। आहद अपनी एक फ़ाइल भूल गया था जो इसे ज़रूरी चाहिए थी। आहद के कहने पर नाज़ली इसके रूम में वो फ़ाइल ढूंढने आई थी। नहीं यहाँ नहीं है, नाज़ली ने बताया और कॉल एंड कर दी। कपबोर्ड में कपड़े इधर उधर कबर्ड में कबर्ड में कपड़े इधर उधर करते हुए नाज़ली की नज़र एक डायरी पर पड़ी। नाज़ली ने डायरी उठाई और पहला सफ़ा पढ़ने लगी। आज मैं पहली बार डायरी लिख रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि ये काम अक्सर लड़कियाँ ही करती हैं। मुहाद और डायरी से तो देखना ही पड़ेगा, पता तो लगे किसकी मोहब्बत
किसकी मोहब्बत में लिखी है। नाज़ी हंसते बोली और बेड पर बैठ गई। आज फवाद की मंगनी थी, इस मेहंदी में मेहंदी थी यार, इस मेहंदी में एक ऐसा चेहरा देखा जिसे भुलाना नामुमकिन था। वट यानी मेरा शक सही निकला। नाज़ी सफ़र पलटते हुए कहा, आज बाराती बहुत मज़ा आया। वैसे तो फवाद की दुल्हन लेने गया था, लेकिन इसे देखकर अब लगता है आप अपने लिए दुल्हन भी लानी होगी। ओ आहद, नाज़ली हैरान हुई। बहुत दिनों बाद देखा है इसे, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं इसे रोज़ देखा करूँगा। आहद, मुझे भी देखनी है। वो खुश नसीब नाज़ली को इस लड़की पर इश्क हो रहा था। आज जब डिनर पर गए थे बहुत अच्छा लगा इसे खुश देखकर। आज मैं इसे अपने दिल की बात बता दूंगा। अगर इसने मुझे मौका दिया तो मैं दोस्तों को भी बता दूंगा, वरना ये बात हमेशा हमारे दरमियान ही रहेगी। ओ नो, यानी इस लड़की ने इनकार कर दिया। और हाँ की बात होती तो आहद ज़रूर बताता। जाहिर लड़की भला आहद जैसे लोगों के लविंग केयरिंग लड़के को कौन इनकार करता है, चाहे मैं ज़रियून के साथ हूँ। लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा कि ज़रियून बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आहद है। लहजे में खफ के लिए बोली, आज सब खत्म हो गया। मैं इसे बता ही नहीं सका। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरा जिक्र था। अगर ज़रियून की जगह कोई और होता तो मैं नाज़ली को छीन लेता इससे, लेकिन मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ है। मुझे सिर्फ नाज़ली की खुशी चाहिए। अगर वो ज़रियून के साथ खुश है तो मैं खुद इसे ज़रियून के करीब लाऊंगा। नाज़ली को पढ़कर सदमा पोशा आंसू बगैर रुके खुद ब खुद बहने लगे। नाज़ली को हर वो पल याद है जब आहद के साथ गुजरा था। आहद ने वही किया जो उसने लिखा, नाज़ली और ज़रियून को करीब ले आया। तुमने ये सब क्यों किया आहद? क्यों चुप रहे इतना सब? वो भी मेरे लिए मेरी खुशी। नाज़ली इस डायरी को अपने साथ लगाए ना जाने कितनी देर रोती रही। हवेली के सहन में इस वक्त खामोशी का राज था। एक तरफ अम्मा जी का तख्ता, जबकि दूसरी तरफ दोनों अतराफ असगर इसकी माँ गुलनाज बेगम, शब्बो, जाना सब सर झुकाए बैठे थे। अम्मा जी, मेरे अब्बा ने गलत किया और उसकी सज़ा भी भुगत चुके हैं। मेरे जवान बेटे और बहू को मारा था, कोई चोरी चकारी नहीं की थी। अम्मा जी की आवाज़ भुरा गई। तो अम्मा जी एक काम करें, उठाइए बंदूक और मार दें मुझे। असगर ने अपनी बंदूक अम्मा जी के सामने रखते हुए कहा। अम्मा जी अपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जलील करने में। असगर की माँ ने शिवा किया तो क्या फूलों के हार डालती है? अम्मा जी थपकर बोली। अम्मा जी करामत तो मर गया, लेकिन इसके किए की सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। असगर की माँ ने कहा, कौन सी सज़ा भाभी? सज़ा तो इस बच्ची को मिली, हम जानते हैं कैसे पाले इसे। गुलनाज बेगम ने जाना की तरफ देखते हुए कहा, और मैं इतने सालों तक इस हवेली में कैद रही, हिम्मत नहीं दी किसी से नज़र मिलाने की। असगर की पिदाई से लेकर आज तक इसी खौफ में नहीं हूँ कि कहीं आप लोग इसे असगर की मार होने लगे। अम्मा जी, इसीलिए हम चाहते हैं ये दुश्मनी अब ख़त्म कर दी जाए। कब तक ऐसे डर डर कर रहेंगे? जाना अम्मा जी के कदमों में बैठी हुई थी। अम्मा जी, वो ज़मीनें आपकी हैं, कोई हक नहीं इन पर, ना मेरा ना मेरे घर वालों का। ये रहे इसके कागजात। असगर ने चंद सफ़ात पर मुश्तमिल फाइल अम्मा जी के गोद में रख दी और खुद भी बैठ गया। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दे। जाना तू भी माफ़ कर दे। असगर की माँ ने हाथ जोड़ दिया। अम्मा जी ने इस बात में सर हिला दे और खड़ी हो गई। अम्मा जी, माफ़ कर दिया है तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? असगर ने झिझकते हुए पूछा। मांग क्या मांगना? अम्मा जी अपनी नशिस्त से खड़ी हो गई। अम्मा जी, वो मुझे शब्बो चाहिए। असगर ने डरते हुए बताया। क्या कहा? अम्मा ने आंखें दिखाई। अम्मा जी, मैं शब्बो से शादी करना चाहता हूँ। असगर ने सर झुकाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। असगर अम्मा जी के बोलने से पहले असगर की माँ ने इनकार कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? अम्मा जी ने असगर के चेहरे का रंग उड़ा दिया। मैं अपने बेटे की शादी किसी मुलाजमत से नहीं कर सकती। असगर की माँ ने शब्बो को एक निगाह डालते हुए बावट कराया। ठीक है माँ जी, जैसा आपका हुक्म। असगर ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। शब्बो गुमसुम खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। असगर की बात सुनकर वहाँ से जाने लगी थी जब असगर ने हाथ थाम लिया था। लेकिन माँ जी, एक बात याद रखिए कि अगर मेरी शादी शब्बो से ना हुई तो किसी से भी नहीं होगी, ऐसे ही मरूंगा। असगर ने शब्बो की तरफ कुनकियों से देखते हुए कहा। बेखतर शब्बो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असगर के दिल में जाना के लिए इज्जत और एहतराम देकर सुलह वाली बात से शब्बो असगर से मुतासिर हुई थी। असगर एक अच्छा इंसान है, वो इसे खुश रखेगा, ये यकीनी से जाना ने दिलाया था, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को कबूल करना चाहती थी। ये तो क्या बोल रहा है? असगर की माँ परेशान हुई थी। माँ जी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशी चाहती हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी खुशी शब्बों के साथ है। फिर ये एतराज़ क्यों? असगर ने अपनी माँ जी को दोनों हाथ थामते हुए बहुत नरमी से कहा। लेकिन मैं ये जहेज़ नहीं लूँगी, लेकिन ये शादी में मेरा जोड़ा पहने की तुझे मुझसे दूर नहीं करेगी। असगर की माँ मासूमियत से बोली, जिस पर सब बेसाख्ता हंस पड़े। ओके जी, नॉवल का नाम है ओ जाना और ये लिखा है बिया शेख ने। इसकी राइटर बिया शेख है। होप सो आपको नॉवल अच्छा लगेगा। एक बार फिर कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ एक और अच्छे से नॉवल के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।